पूरा काम यही हुआ है कि वो आपको सोचने ना दें, आपको सोचने पे मजबूर ना करें, बल्कि आपके दिमाग में पका पकाया गोबर हेटरेट को भर। इनको क्या लग रहा है कि हम कराची जला देंगे और बस फिर हम आईपीएल देखेंगे बैठ के। पाकिस्तान का ज्यादातर बजट उनकी मिलिट्री खाता, और मिलिट्री को वो बजट अपनी तरफ लेने के लिए उनको एक दुश्मनी बरकरार रखनी पड़ेगी। जो ऐसे बोलता है ना वोट देना चाहिए, उसके हाथ में हथियार देने के जा यार। बहुत ही शॉर्ट फ्यूज पे चल रहा है। पिछले 11 साल में किसका फायदा हुआ है? ज्यादा स्कैम होने का वो डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है आजकल। ये सब किस चीज की निशानी? बेरोजगारी की निशानी है सर। लोगों को आप कोई काम नहीं दे तो लोग कहीं से तो अपना पेट भरेंगे ना यार। बहुत सारी कम्युनिटीज हैं इस कंट्री में जिन आजादी के बाद जिनकी सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आया। जब आप अपने माँ बाप से सवाल नहीं पूछ सकते, अपने बड़े बुजुर्ग से सवाल नहीं पूछ सकते जब वो गलत कर रहे हो तो, या तुम्हें गलत लग रहा हो तो सरकार से कैसे पूछोगे? नहीं, ये अमीरी जो इनकी है ना, ये हमेशा नहीं चलेगी अगर ये ऐसे ही रायता फैलता रहे। एनार्की जब मचेगी ना। आज के गेस्ट तो बहुत ही मजेदार हैं। उनका नाम है संजय राजौरा। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है उन्हें जानते भी हो। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो इतने गंभीर टॉपिक पे भी इतने मजेदार तरीके से बात करते हैं ना कि क्या ही बोलो। हमने बात की इस्लामोफोबिया के बारे में कि भाई इंडियंस में इतनी ज्यादा हेट कहाँ से आ रही है, इतना जो जहर आ चुका है हमारे सोसाइटी में वो कहाँ से आ रहा है, उसका रूट कॉज क्या है। हमने पाकिस्तान के बारे में बात की कि भाई पाकिस्तानीज को इतना डिह्यूमनाइज क्यों किया जाता है, एंड वो खुद इतने बारी पाकिस्तान जा चुके हैं, वहाँ की सोसाइटी से काफी वाकिफ है, तो उन्होंने हमको बताया अपना एक्सपीरियंस। फिर हमने बात की कि भाई इंडिया क्या गड्ढे में जा रहा है, उसके पर्टिकुलर रीजंस क्या है, एजुकेशन कहाँ जा रही है हमारे देश में, एंड जो आज के डेट में पॉलिटिकल स्थिति है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी आरोप लगे हैं, उसके बारे में बात की। साथ में अल्टीमेटली उन्होंने अपना भी ओपिनियन दिया कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है हमारे देश में इसका रूट कॉज क्या है। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप लोग संजय का जो यूट्यूब चैनल है द फोर्थ डायमेंशन विद संजय राजौरा, उसको भी चेकआउट करना। उनके सोशल के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब कॉन्वर्सेशन का मजा लो। संजय भाई थैंक यू, पहले तो आपने टाइम निकाला। हमें लगा कुछ बातों पे आपका ओपिनियन ले, खास तौर पे क्योंकि हमारा चैनल सॉर्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स पे ज्यादा फोकस्ड है, तो उस पे फोकस करते हुए इंडिया को लिंक करते हैं। तो अभी जो गाजा में जेनोसाइड चल रही है, मतलब लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, मतलब एकदम खत्म ही करना है उनको, और वो अपनी इंटेंशन छुपाते भी नहीं है। ये तो चल ही रहा है, पर इंडिया में क्यों इतने सारे लोग इस चीज का समर्थन कर रहे हैं? मतलब हमारे यहाँ क्या इंसानियत ही खत्म हो गई है? लग ही रहा है यार कि खत्म हो गई है। एक तो एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट जो इंडिया के अंदर पनपा हुआ है, वो तो है ही इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। दूसरा, मुझे लगता है कि जितने भी लोग अपने सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी प्रो पैलेस्टाइन कुछ लगाते हैं, तो वो ज़्यादातर लोग एक उसी इंटेलेक्चुअल क्लास से बिलोंग करते हैं जिससे राइट विंग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आप ये एक बहुत ही कॉमन सा एस्टेब्लिश नैरेटिव इन्होंने फैला रखा है, दे हेट इंटेलेक्चुअल्स, दे हेट एजुकेटेड पीपल, दे हेट एजुकेशन। मतलब उनको इन चीज़ों से ही प्रॉब्लम है। और इसका रीज़न भी सिंपल सा है, क्योंकि जब इंटेलेक्चुअल एलीट के हाथ में पावर थी तो इट वाज हार्डली इंक्लूसिव। उन्होंने भी जो एक बहुत बड़ा तबका है जो बौद्धिक रूप से उनके समानांतर नहीं है, उनको एक्सक्लूड किया है। दे हैव नॉट बीन एबल टू एसिमुलेट ऑल ऑफ देम इनटू द मेन स्ट्रीम। उनको एक्सक्लूड किया और कॉन्डेसेंडिंगली एक्सक्लूड किया है कि आप अपने लिए सोचने के लिए आप काबिल नहीं हो। मुसलमानों को एक्सक्लूड किया बता नहीं, मतलब जो भी जो इंटेलेक्चुअल एलीट नहीं है, अच्छा, सरकारी स्कूल में जो पढ़ा है, जो अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल पाता है, ठीक है, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ नहीं गया है, जो ज़्यादा किताबें जिसने नहीं पढ़ी हुई हैं, जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है, तो वो पॉपुलेशन को इंटेलेक्चुअल एलीट ने एक्सक्लूड किया है। ये हिंदुस्तान में हुआ है। और अब जब वो उस तबके के पास, जो दूसरा तबका, जो एक्सक्लूडेड तबका, उसके हाथ में पावर आई है, तो जाहिर सी बात है वो उसको हेट करेगा, इंटेलेक्चुअल एलीट को। और वही इंटेलेक्चुअल एलीट अब प्रो पैलेस्टाइन सिंबल्स और क्या कहते हैं एक्टिविज्म के साथ आता है कि पैलेस्टाइन के सपोर्ट में। तो एक तो वो है कि भाई ये जो भी कर रहे हैं इनका तो हमें विरोध करना ही करना है, प्लस एडेड जो आइसिंग है उसके ऊपर वो है एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट जो इंडिया के अंदर है। अब गाजा में जो पैलेस्टीनियंस के साथ हो रहा है, अभी मैं सुबह ही कहीं पे पढ़ रहा था कि जो पैलेस्टीनियंस
जो हैं वो ओरिजिनल जूज हैं, दे कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। इजरायली जूज जो हैं, जो यूरोपियन और अमेरिकन जूज हैं, वो उतने ओरिजिनल जूज नहीं हैं जितने पैलेस्टीनियंस हैं। बट जो राइट विंग इधर खुश हो रहा है गाजा के जेनोसाइड पे, उसको इतनी डेप्थ में जाना ही नहीं है। वो हमेशा से एजुकेशन के खिलाफ है, हमेशा से ही पढ़ने के खिलाफ है, हमेशा से ही चीज़ों को हिस्टोरिकली समझने के खिलाफ है। इतना एफर्ट लगाना ही नहीं, नफरत करना आसान है। नफरत करने में कोई एफर्ट नहीं लगाना ना, अपने घर में बैठे सुबह चाय बनाई, चलो आज भी किसी से नफरत करते हैं। और एक बहुत बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी को सर्व कर दिया है जो डिस्पेंसेशन है उसने यहाँ पे, तो वो बैठ के मजे से नफरत कर रहे हैं। और क्या है कि मतलब इंस्टाग्राम पे लिख दिया या ट्विटर पे लिख दिया इजरायली, हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं, इजरायली वापस जवाब दे देते हैं कि तुम्हारा सपोर्ट नहीं चाहिए हमको, हमारे देश मत आओ, हमारे यहाँ मत आओ। कितने तो वीडियोस भी चलेंगे इंडियंस की वहाँ पे बेइज्जती हो रही है। तो ये तो फेसबुक पे तो सर, या फेसबुक या सोशल मीडिया पे तो कोई कुछ भी लिख दे। अभी जब पाकिस्तान के साथ ये 2-4 दिन का जो वॉर हुआ था, इसमें मीम चले थे बहुत सारे। तो एक मीम था कि 2 फौजी जो हैं एक बंदे के घर जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई फलाना फलाना तुम ही हो। कहते हैं हाँ जी मैं ही हूँ। ये फेसबुक पे तुम ही लिख रहे हो कि इंडियन आर्मी में तुम्हारे साथ हूँ? हाँ जी मैं ही लिख रहा हूँ। ये तुम ही लिख रहे हो कि मेरे शरीर पे बम बांध के मुझे पाकिस्तान में फेंक दो? कहा मैं ही लिख रहा हूँ कि चलो तुम्हारी जरूरत है। और वो बंदा डर के अंदर घुस गया कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो सोशल मीडिया का आउटरीच तो एनीबडी कैन डू इट, बट इट डज टेल अस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट द रेसिपी ऑफ हेट्रेड has been fully internalized by a huge section of our population. और वो जो इंटेलेक्चुअल एलीट वाला मैंने जो आर्गुमेंट दिया है वो मेरा पर्सनल मानना है। मैं ऐसा मानता हूँ कि वो हुआ है, हमारे एलिटिज्म में बहुत हमने टाइम लगाया है जिसने इंक्लूसिविटी को दरकिनार किया है। तो आपका ये मानना है कि इसी वजह से, क्योंकि मुसलमानों को मार रहे हैं तो वही हाँ ठीक है, तो मैं संतुष्ट हूँ कि भाई मुसलमानों को मार रहे हैं, यही ओपिनियन है कि इसीलिए लोग मतलब इतना बढ़ चढ़ के कि मतलब ये जो चीज हो रही है ऑनलाइन, इतना ज्यादा लोग आके प्रो इजरायली हो रहे हैं, प्रो जेनोसाइड हो रहे हैं, कि इससे एक्चुअली अपनी जो इंटरनेशनल इमेज है वो भी कितनी खराब हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक एक करके पकड़ते हैं। सबसे पहले मीडिया पकड़ते हैं। तो जो हमारी मीडिया है, एंड वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ और अदरवाइज भी मीडिया पे जो हमारे एक्स डिफेंस के लोग आते हैं, मतलब टू नेम अ फ्यू, एक गौरव आ रहे हैं, है ना, फिर एक अपने रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल हैं पीके श्रीवास्तव जी, वो आके उनके, एक तो गौरव आ रहा है तो वो तो फैलानी है हिट, क्या ना, मुसलमान खराब, और जो दूसरे हैं वो भी सटली हिंट करते ही है कि हाँ जेनोसाइड हो रही है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो इससे अब इंटरनेशनली हमारी कितनी इमेज खराब हो रही है। बिकॉज चलो जैसे अगर मान लो अमेरिका है या उनके वेस्टर्न एलाइज हो गए यूके वगैरह, वो भी जेनोसाइड में तो कंप्लिसिटी है, इनफैक्ट फुल ऑन सपोर्ट ही करते हैं, पर एटलीस्ट वहां की जो जनता है वो तो आके बाहर आके प्रोटेस्ट करती है, बताती है, यू कैन सी इट इन पोल्स के दे आर नॉट विद इट, दे आर नॉट सपोर्टिंग द जेनोसाइड। पर हमारे यहाँ हम क्यों ऐसे कूद रहे हैं? तो ये इससे क्या, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मीडिया है वो इतनी कंप्लिसिट कैसे हो सकती है कि हाँ एकदम खुलेआम पकड़ के हम तो प्रो इजराइल है? उसका क्या, उसका कोई उनका कोई पर्टिकुलर मोटिव है कि प्रो इजरायली एजेंडा चाहे फैलाना है? मीडिया तो सर मतलब वी डोंट हैव मीडिया एनीमोर, वी हैव रेडियो रवांडा, ठीक है। वो तो मीडिया तो का तो पूरा काम यही हुआ है कि वो आपको सोचने ना दें, आपको सोचने पे मजबूर ना करें, बल्कि आपके दिमाग में पका पकाया गोबर हेट्रेड वो भर दें, सोचना ना पड़े, आपको प्लेट में रख के आपको दे। तो वो मीडिया तो वो है नहीं। और रही बात इजराइल की और पैलेस्टाइन की, और जो एक नॉर्मल बंदा आके हेट लिख रहा है उसको शायद पता भी नहीं होगा व्हाट आर द हिस्टोरिकल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पैलेस्टाइन या इंडिया एंड इजराइल। क्या हमारे उनके साथ, इजराइल के साथ क्या डिफेंस एक्सचेंज है, क्या कोलैबोरेशंस हैं हमारे, उनको शायद पता भी नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट hatred is easy. You don't have to have a reason to hate someone. मतलब रीजन है तो आप हेट कर रहे हो तो भी बात समझ में आती है, लेकिन हेट्रेड एक ऐसी चीज है आप बिना वजह ही हेट कर सकते हो किसी को खामखाई, और वो सबसे आसान काम है और वो कर रहे हैं लोग। और उसका सबसे
देखो जो भी पॉपुलेशन में सर काम धंधा नहीं होगा ना, नौकरियां नहीं होंगी, रोजगार के साधन नहीं होंगे और सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी। एक बहुत ही, ये तो इस्टेब्लिश्ड बात है, बहुत सालों से लोग कहते आ रहे हैं कि हर अथॉरिटेरियन रजीम जो है अपने अवाम को कुछ दे तो सकती नहीं है सिवाय हेटरेट के, और उस हेटरेट को देने के लिए उनको ये बताना पड़ता है कि कोई और दुश्मन है जिसकी वजह से आपको तकलीफें हो रही हैं। तो जैसे वो, कि टमाटर के दाम बढ़ गए तो मुसलमानों की गलती। हाँ, तो कोविड फैला तो उसने वहां थूक जिहाद। इकट्ठी हो गई, ये हो गया, तो वो किसी और को बता देते हैं ताकि मतलब रजीम के ऊपर, खुद के ऊपर कोई सवाल ना है। और जो जनता जिसके पास काम रोजगार, आपने देखा नहीं है, लोग बोलते कितनी, मैं देखता रहता हूँ मीम, कोई भेजता रहता है मेरे को कि हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें अस्पताल नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन नहीं चाहिए, हमें सड़क वड़क कुछ नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए। क्या इनको आप फिर वो बोलोगे कि इसको, ये तो हेट्रेड की बनी बनाई मशीन है हमारे पास। अगर कोई खुले में ये बोल रहा है, एंड आई एम श्योर कि उनके बच्चे बच्चे भी होंगे जिनके फ्यूचर के लिए वो चिंतित भी होंगे, वो भी बोल रहे कि हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें तो मंदिर चाहिए, विद दैट काइंड ऑफ प्रायोरिटी। ये ये क्यों है, ये कहाँ से आया है, किसने भरा है? ये सिर्फ वही सिंपल से अथॉरिटेरियन रजीम जो है आपके दिमाग में बढ़ते हैं, कोई एक एनिमी है जिसकी वजह से ना तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और वो एनिमी को तुम तभी हरा पाओगे जब तुम्हारे मंदिर बन जाएंगे। अब ये क्या लॉजिक है मुझे तो समझ में नहीं आता, एंड दैट्स द स्टोरी ऑफ majority of people in this country right now. I hope not majority, but a lot of people. तो इससे जो एक चीज सामने आती है कि अपने सोसाइटी में बहुत ज्यादा जहर कितना ज्यादा घुल चुका है। एंड अगर जहर की बात की जाए तो भी रिसेंटली कर्नाटका में आई थी एक पर्टिकुलर न्यूज कि कुछ लोगों ने, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्कूल में मुस्लिम हेडमास्टर था, तो जाके जो वाटर सोर्स था उसी पे जहर डाल दिया, पॉइजनस कर दिया उसको कि भाई कुछ बच्चे मर जाएंगे तो जो मुस्लिम हेडमास्टर है वो हट जाएगा, और जो लोग करने वाले थे वो हिंदू ही थे तीन। करेक्ट। लोग ना इसका लॉन्ग टर्म नहीं देखते हैं। आपको याद है 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए थे, तो एक राइट विंग हिंदू राइटर का फेस बड़ा पोस्टर बॉय टाइप बन गया था, वो तलवार लेके जो चिल्ला रहा था, यंग बंदा था, और उस टाइम वो तलवार लेके चिल्ला रहा था दंगा करने के लिए, एंटी मुस्लिम राइट्स के लिए। और अभी 2002 को अब 23 साल हो गए, 23 साल बाद वो आदमी थोड़ा बुढ़ा हो चुका है, और अब उसकी बातें सुनो आप जाके, अब वो अपने उस अवतार को गाली बकता है कि वो जो मैंने तब किया था वो गलत था, क्योंकि आज भी वो उसी ही दयनीय हालत में बैठा हुआ है। तो उस वक्त जब वो कर रहा था तो उसे ये लग रहा होगा कि यार मैं अभी ये इससे मेरा कोई फायदा है, ये सब जो मैं करूंगा, जो मैं दंगा फसाद करूंगा, ये मैं मुसलमान के खिलाफ करूंगा, मेरा इससे कुछ फायदा है। लेकिन अब 23 साल बाद भी वो वैसा का वैसा ही है। दैट इन इटसेल्फ शुड बी अ लेसन टू पीपल, बट देन अगेन वही है कि हेट्रेड भी एक तरीके का एडिक्शन है, इट्स लाइक अ ड्रग। आपको एक बार वो लत लग जाती है हेट्रेड की, तो फिर आप हेट्रेड छोड़ दिए, विड्रॉल होता है, तो आप और हेट्रेड अपने आप को कंज्यूम करवाते हो। तो ये बहुत ही रिस्की, अगर कोई भी रजीम अगर अपनी सोसाइटी के अंदर हेट्रेड पे अपनी पॉलिटिक्स करती है, देन इट्स नॉट गोइंग टू गो डाउन वेल विद द सोसाइटी। आपका ये कहना है कि अगर मान लो रोजगार होता लोगों के पास तो ये सब इतना टाइम ही नहीं रहता लोगों के पास ये सब सोचने का। बिल्कुल। आप देखें ना कि अगर आप एक जॉब करते हैं और आप अपने ऑफिस में जाके अपने बॉस को ही बोलते हैं कि मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए, 10 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं कांवड़ लेने जाऊंगा, मिलेगी क्या आपको? नहीं कहेंगे तो फिर वही काम करो, फिर नौकरी मत करो, है ना? कि नहीं हमारा तो यूएस में क्लाइंट है, हमारा तो हांगकांग में क्लाइंट है, हमारा तो इंग्लैंड में क्लाइंट है। क्लाइंट को हम ये थोड़ी बोलेंगे कि वो कांवड़ लेने गया 10 दिन के लिए, तेरे डेडलाइन शिफ्ट करो, तो नहीं जाओगे ना आप। नौकरी होगी तो नहीं जाओगे, नौकरी नहीं है तो जाओगे। तो अब जो वो अपने कर्नाटका का जो एग्जाम्पल लिया कि जिन्होंने पानी मिलाया है, क्योंकि कुछ और नहीं है करने के लिए, क्योंकि दिस
ये कोई और ऑल्टरनेटिव सरकार ने इनको दिया नहीं है कि ये तुम्हारी, आपका अगर देखो आपके पास नौकरी है, आपके पास घर है, आपके पास हेल्थ केयर है, आपकी एक सिक्योर लाइफ है, आपकी सोशल सिक्योरिटी है, आपके राइट्स हैं, आपके सब कुछ है, तो आप क्यों फसाद करने जाओगे? कोई भी आदमी जो सुख शांति से अपने जीवन व्यतीत कर रहा है, वो फसाद करने क्यों जाएगा? जिन जिन कंट्रीज में सोशल सिक्योरिटी ज्यादा है, वहां पे रिलीजन का रोल है ही नहीं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज फॉर एग्जांपल आप देखो, एथीस्ट बहुत ज्यादा है वहां पे, पॉलिटिक्स में रिलीजन का कोई रोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी है। अब आपके पास ना जैसे मैं राम मंदिर जो बाबरी मस्जिद गिरा था 1992 में, तो अब मिडिल क्लास लोग जिनके पास घर भी है, जिनके पास नौकरियां भी हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, सब कुछ, अपना जीवन चल रहा है, उनमें से थोड़ी कोई गया था उसको बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए। उन्होंने अपने घर में बैठ के उसके मॉरल लेजिटिमेसी जरूर दी होगी कि हाँ यार ये तो गलत हुआ है, मगर वो तो एक ड्राइंग रूम टॉक है यार, आप कर सकते हो अल्टीमेटली वो अब नहीं कर सकते हो या नहीं कर सकते, चलो वो भी मैं तो मेरे को तो लगता है वो भी नहीं करनी चाहिए, बट देन इट्स नॉट सच अ बिग क्राइम। वो जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो घर में बैठ के ये पंचायतें ठोकते थे, तो मॉरल लेजिटिमेसी एक्चुअली उन्होंने दी, लेकिन उनमें से खुद कोई नहीं गया। मस्जिद तोड़ा किसने? जिसके पास ना घर है, ना नौकरी है, ना सोशल सिक्योरिटी है, ना हेल्थ केयर है, ना कोई फ्यूचर है। तो अगर ये डायरेक्ट कोरिलेशन मेरे को और आपको दिख रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि सरकार को ना दिख रहा हो? उनको भी दिख रहा होगा। अब क्योंकि वो नौकरी, घर और वो ये सब प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई इंटेंशन लग रहा है उनका, तो वो दूसरा मसाला पेश करते हैं आपके सामने। आई थिंक मैंने कहीं सुना भी था, तो वो ये बात कर रहे थे कि एग्जैक्टली ये बात, जिस आदमी के पास है ही नहीं कुछ खुद प्राउड फील करने के लिए, तो उसको फिर ये सब टाइप की चीजें चाहिए, मेरा धर्म, हाँ। मेरी सोसाइटी, मेरा ये, एंड फिर कि मैंने अपने देश को बचाने का कुछ काम किया, एक सॉर्ट ऑफ फॉल्स नैरेटिव लेके कि भाई एक तो ये करोगे तो देश बचेगा। धर्म और देश को जोड़ दिया गया है। धर्म और देश एक है ही नहीं ना, हमारा तो नहीं है धर्म और देश एक, सेक्युलर, हमारा तो सेक्युलर कंट्री है, हमारे में बहुत सारे धर्म है। अब अगर सब धर्म अपना क्लेम रखने लगे कि ये देश जो है हमारा धर्म ही ये देश है, तो फिर कहाँ से देश चलेगा? तो जो भी आदमी धर्म को का ढिंडोरा पीटता है, उसका आडंबर करता है उसके सारे, तो वो अपने आप को देशभक्त बोलता है, तो मुझे लगता है क्यों झूठ बोल रहे हो यार, तुम देशभक्त नहीं हो। तुम्हें देश, अगर देश की डेफिनेशन, हमारे कंट्री की डेफिनेशन है कि इतने सारे धर्म हैं और ये सब हमने डिसाइड किया ये सब कोएग्जिस्ट करेंगे, और कर ही रहे हैं। टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी है, परफेक्ट नहीं है पर कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई धर्म, एक कोई भी धर्म हो, अब मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स का यही एक ड्रॉबैक है, मेजोरिटी हिंदू है। अगर अब हिंदू ये बोलने लग जाएंगे भाई ये हमारा देश है और देश और धर्म एक है, इट्स अ शॉर्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर। क्योंकि जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि भाई और कौन से ऐसे देश है जहाँ पे ये पर्टिकुलर, आई वुड कॉल इट ब्रेन वॉशिंग, कि इस टाइप का ब्रेन वॉशिंग एजेंडा चलाया जाता है स्कूल से ही, जो आई बिलीव हमारे यहाँ पे भी अब होने लगा है कि स्कूल्स में भी मुगल हिस्ट्री वगैरह गायब कर दी। तो वो पर्टिकुलर देश जो एक दिमाग में आता है, जो रेसिपी फॉर डिजास्टर ही है टोटल, अपने लिए भी पूरे दुनिया के लिए, वो इजराइल है। क्योंकि वहां पे शुरू से ही आपको इस टाइप की ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि अच्छा पैलेस्टीनियन तो मतलब इंसानियत, इंसान का दर्जा भी नहीं है उसको। तो डू यू रेकन हमारे यहाँ पे भी बहुत ऐसे हो गया है कि डिह्यूमनाइज कर दिया गया है मुसलमानों को एंड जानबूझकर किया जाता है अपने? देखिए, कोशिश तो जरूर करी गई है, और ये सिर्फ इंडिया, इजराइल या इवन पाकिस्तान में भी बहुत ब्रेन वॉशिंग होती है। ठीक है, एजुकेशन में मैंने पाकिस्तान की स्कूल की किताबें पढ़ी हैं, वो पढ़ के मैंने अपना माथा पीट लिया। ठीक है, ये जो ब्रेन वॉशिंग है, ये जो डीह्यूमनाइजेशन है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, ये जहाँ जहाँ जेनोसाइडल टेंडेंसीज रही हैं रजीम की, वहाँ उन्होंने सब ने किया है। नाजी जर्मनी में भी हुआ। ठीक है, तो वो तो हर जगह होता, मतलब ये एक ही प्ले बुक है सर, जो दुनिया में जहाँ जहाँ ये निज़ाम आता है वहाँ पे वही प्ले बुक यूज होती है। और हर प्ले बुक यूज करने वाले को ये लगता है कि मैं ना कोई नया अनोखा काम कर रहा हूँ, और मैं जो है ना अब हमेशा, अब मैं जैसे ये बोलते हैं कि अब फलाना मुक्त भारत हो जाएगा और अब इतने साल तक भाजपा रहेगी, सबको ये लगता है।
जो वो प्लेबुक यूज करते हैं सबको ये लगता है, लेकिन कोई नहीं रहता। तो ये ब्रेन वॉशिंग का जो ये फॉर्मूला है, ये बहुत पुराना है, बहुत बहुत जगह यूज होता है, एंड दैट्स हाउ दे वर्क। पर इसमें ऐसा क्यों है कि वो इस टाइप का प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं, जैसे कि हमारी मीडिया ही बताती है कि भाई हम विश्वगुरु बन गए, ये हो गया, वेरएज असली में हम जानते हैं कि स्थिति क्या है। अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। इनफैक्ट पाकिस्तान आउटस्मार्टेड अस थ्रू आउट, मतलब ये मेरा ओपिनियन है एंड ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी ओपिनियन है कि थ्रू आउट दे आउटस्मार्टेड अस। अगर अंडरलाइंग हम देखें करंटली जो स्थिति है देश में, जो इनकम इनइक्वालिटी है, अंग्रेजों के जमाने पे थी ऐसी, तो लोगों को इतना कैसे आप कर सकते हो ब्रेन वॉश कि वो खुद ही ना देख पाए कि यार मेरी तो स्थिति सुधर ही नहीं रही, तो मैं कैसे ये सब नहीं देख पा रहा, मेरे बच्चों के पास कोई जॉब है क्या? कोई ने धर्म की घुट्टी पिला रखी है ना सर। तो क्या लोग इतने अंधे हो जाते हैं अपने देश में? तभी तो मार्क्स ने बोला धर्म जनता को खिलाई जाने वाली अफीम है। वो उस नशे में, धर्म के नशे में, जब एसी के टपकते हुए पानी से लोग यूं पी के ऐसे करने लग जाते हैं ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में एक पार्क में एक पार्किंग का पत्थर पड़ा हुआ था, उसको पूजने लग गए, ठीक है। तो हाँ, अफीमी अब कुंभ का जब मेला हुआ था तो कितने लोग गए, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग विदेश से आके कुंभ में जा के अपनी फोटो वोटो खिंचा के लगा रहे हैं। और चाहे वहाँ स्टैम्पीड हो गया, लोग मर गए, उसको भी किसी बाबे ने आके आशीर्वाद बता दिया कि ये तो लोग, इनको मोक्ष मिल गया, ये यहाँ पे मर गए। तो ये नशे में, आप एक टिपिकल ड्रग एडिक्ट को देखें आप, वो ड्रग एडिक्ट जो है वो ड्रग के नशे में वो ऐसी हरकतें तो करता है, उसके घर वाले, उसके आसपास पड़ोस वाले उससे परेशान हो जाते हैं कि भाई ये नशा इससे छुड़ाएं कैसे, रिहैब में भेजा जाता है उसको ताकि वो हटे। जो सोसाइटी धर्म के नशे में चूर है उसको भी रिहैब में ही जाना पड़ेगा। अपनी सोसाइटी तो है ही है बहुत ज्यादा। मैं तो ये अपने, हमारे घर में उस दिन बात हो रही थी कि कोई पर्टिकुलर पूजन कराना है तो पंडित नहीं मिल रहे, इतनी ओवर बुकिंग है पंडितों की। तो ये पूजन जो है ये भी तो सर ब्राह्मणवाद का ही एक ये एक फिर अलग कॉन्वर्सेशन चला जाता है कि हाँ, जैसे आते हैं आगे। जैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फिर भैया उसमें कौन सी कास्ट का राष्ट्र होगा, जो शूद्र और अति शूद्र हैं उनके लिए क्या जगह रहेगी हिंदू राष्ट्र में, वो फिर एक नहीं। चलो इस पे वापस आते हैं, जो डीह्यूमनाइजेशन वाला है, तो एक तो मुसलमानों का किया जाता है भारी भरकम हमारे इस पे मीडिया पे, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। एंड इनफैक्ट एक जो मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगी चीज वो ये थी कि एक हाईकोर्ट के जज, ये यूपी के ही हाईकोर्ट के जज आके उन्होंने ऐसे कम्युनल भाषा में बोल दिया था कि ये लोग तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। तो मतलब क्या इस लेवल तक पहुंच गई अब हमारी सोसाइटी कि एक हाईकोर्ट जज भी आके कुछ भी बोल जाएगा एंड उस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाएगा? जज हो तुम। हाँ, इस लेवल पहुंच गई है, बिल्कुल पहुंच गई है। और मीडिया तो अब जोक है सर। मीडिया एक्चुअली मीडिया ने खुद ही अपनी कब्र खोद लिया है। जैसे निज़ाम बदलेगा तो ये लोग जो अब चिल्ला के ये न्यूज़ रूम में सास बहू सीरियल चलाते हैं, ये क्या करेंगे? अगर निज़ाम बदलेगा, सेक्युलर भाषा करनी पड़ेगी। अगर इनको सेकुलर भाषा, तो इनकी क्या मतलब कमिटमेंट टू एनी आइडियोलॉजी है? कुछ भी नहीं है ना, नौकरी बजा रहे हैं ना खाली कि तनख्वाह के लिए। भैया आप अपना ईमान भी बेच दो, आप जहर भी उगल दो, आप कहीं आग लगवा दो, कितने भी के लाहौर पहुंच गए, कराची पहुंच गए, इस्लामाबाद पहुंच गए, वहां धमाके हो रहे हैं, यहाँ धमाके हो रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया पागल है इतना। आजकल इंफॉर्मेशन ओवरलोड जगह जगह से इंसानों को मिलती है, तुम यार कुछ भी झूठ बोले जा रहे हो। मतलब इसका तो आपको लग रहा है कि किसी को पता नहीं चलेगा? संजय भाई, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। 2-3 चीजें मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, उस पर आपका ओपिनियन चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था या अदरवाइज इजराइल ईरान भी हो रहा था, तब खुशियां मनाई जा रही हैं कि अरे कराची जला दो, जैसे वहां पे इंसानी ना हो। अब वही अगर पाकिस्तानी मीडिया, हालांकि आई डिड नॉट सी एनी इंस्टेंस, पर अगर वही बोले कि हाँ बहुत अच्छा, बॉम्बे जला दो, दिल्ली जला दो, आपको वो नहीं लगेगा कि यार हम भी तो इंसान हैं? ऐसे एक पर्टिकुलर पाकिस्तानी यूट्यूबर है एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज, सैयद मुजम्मिल शाह, बहुत ही कायदे की बात करता है, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार शख्सियत, बहुत ही बढ़िया। एक तो बोलने का तरीका भी, मतलब हार्डकोर इंटेलेक्ट, एंड वहां से भी वो आई गेस मेन स्ट्रीम मीडिया कोई बिलोंग करता है। जुबान कितनी संभली हुई है एकदम, बहुत बहुत।
मैं तो सिर्फ ज़बान ही सुनता रहा। और मुझे तो ये लगता है हमारे यहाँ पे कैसे लोग हैं मीडिया पे ही बोलने वाले। एक और बात बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है कि हम जब बात करते हैं हमारे डिफेंस के लोग, तो डिफेंस माना जाता है कि यार ये मतलब एकदम टॉप कैडर के लोग हो गए यार, क्योंकि सबसे वेल बिहेव्ड, एकदम बढ़िया भाषा, बढ़िया बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ। उन्हीं के लोग आके ये सब भाषाएं कर रहे हैं, मतलब इस टाइप के शब्द यूज कर रहे हैं कि भाई वहां जला दो, ये कर दो। ये जो इसका आपने नाम लिया, ये गौरव आर्या सबसे बड़े, तो ये क्या डिफेंस में क्या था ये अपने आप को बताते हैं मेजर थे, बट क्या स्थिति है मतलब वो मुझे नहीं पता। वो 4-5 साल रिटायर्ड 4-5 साल सर्व किया सिर्फ, उसके बाद फिर रिपब्लिक टीवी में आ गया। ये है इनका बैकग्राउंड। 5 साल आप फौज में रहे और मेजर आप रिटायर हो गए और आप डिफेंस एक्सपर्ट हो गए। फिर तो सही है यार। ये तो भाई देखो, आई एम जस्ट सेइंग कि ये कल्चर जो है जो हमारी कंट्री में फैल गया है। अब पहले मैं ड्यूमनाइजेशन वाली बात करता हूँ। ऑफ कोर्स कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में लोग ही रहते हैं सर, और वो लोग रहते हैं जो पहले अपनी कंट्री का हिस्सा थे, जो आज़ादी की लड़ाई थी इकट्ठे ही लड़ी है, इकट्ठे ही आज़ाद हुए। उनके भी बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके भी एस्पिरेशंस हैं। और पाकिस्तानी पीपल, और फॉर दैट मैटर एनी कंट्री, पीपल शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द स्टेट। पाकिस्तानी स्टेट और पाकिस्तानी लोग तो खुद अपनी स्टेट से परेशान हैं। और मेरे ख्याल से दुनिया का हर एक जो जागरूक मुल्क होता है, जागरूक सोसाइटी होती है, वो अपने स्टेट से वो परेशान होते हैं, पूछते हैं, सवाल करते ही करते हैं। हर किसी के कुछ ना कुछ गिल्ले शिकवे तो हैं। और अब जो यहाँ पे बैठ के कि कराची जला दो, वो कर दो, ये कर दो, उसको सिर्फ ये बोल दो कि मोमबत्ती रख टेबल पे और उस पे हाथ ऐसे रख के गाना गा, है वतन हमको तेरी कसम। वो जो शहीद फिल्म में सरदार भगत सिंह के रोल में मनोज कुमार ने किया था, नहीं कर पाएगा क्योंकि कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। तो कुछ भी बोल दो कि बॉम्ब गिरा दो, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दो, और न्यूक्लियर बॉम्ब में खड़े खड़े गल जाते हो यार। देख लिया तो अंधे हो गए बहुत दूर से भी। तुमने हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ है तुम्हें पता? इट ओनली मतलब ये यही साबित करता है कि लोगों ने गहराई से सोचा ही नहीं है। और जो सबसे बाजार में जो सबसे आसान, सबसे सस्ती चीज मिल रही थी, हेट्रेड, और जो कि हैप्पी आवर में मिल रही है इंडिया में, वो ले लिया और खाली बैठे हुए नफरत कर रहे हैं। अब कोई भी कंट्री है, कोई भी सोसाइटी है, हर किस्म के लोग वहाँ पे होते हैं। पाकिस्तान में भी वाहियात किस्म के लोग हैं, डेफिनेटली होंगे। दुनिया में कौन से कंट्री में नहीं है? इंडिया में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब जगह है। लेकिन सारे तो नहीं है ना। अच्छे लोग भी हैं, यहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी हैं, दुनिया में हर जगह अच्छे लोग हैं। अब एक साइड से पूरी नस्ल का ही वो कर दो या पूरे मुल्क को ही तबाह कर दो। और इनको क्या लग रहा है इनको क्या लग रहा है कि हम कराची जला देंगे और बस फिर अपने घर में बैठ के हम वो भी तो जलाएंगे फिर हम आईपीएल देखेंगे बैठ के। हाँ, हम कराची जला देंगे, पूरी दुनिया में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जियो पॉलिटिक्स में इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, और वो जल के बैठ जाएंगे चुपचाप। क्या मतलब है इस बात का यार? ये जो हम बात कर रहे हैं तो डिफेंस के लोग हैं, कुछ तो रिटायर्ड जनरल्स भी हैं जो इस टाइप की बात कर रहे हैं एंड उस पर खुशी मना रहे हैं। एंड एक और इंस्टेंस आपको बताना चाहता हूँ विच अगेन वाज वेरी शॉकिंग टू मी, कि एक, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट समवन, आई थिंक मेजर के रैंक के या समवन सॉर्ट ऑफ हाई अप, एएनआई में आके बताते हैं कि ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर एयर डिफेंस सिस्टम्स को मूव किया था गोल्डन टेम्पल पर, वहाँ की लाइट्स पूरी बंद की गई थी एंड वहाँ पे अटैक हुआ था, पाकिस्तानीज ने अटैक किया था गोल्डन टेम्पल पे। वेरी शॉकिंग, बिकॉज कोई मिलिट्री वैल्यू तो है नहीं उसकी। आप क्यों इस चीज को पर्टिकुलर टारगेट करोगे जो इतनी ज्यादा सेंसिटिव है फॉर अ सर्टेन कम्युनिटी? उसके बाद एक एएनआई के पॉडकास्ट पे ही, स्मिता प्रकाश पे ही, समवन एल्स फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, अगेन मेरे को नाम नहीं याद आ रहा अभी, वो जाके उन्होंने ये चीज कंफर्म की। फिर बाद में आर्मी का स्टेटमेंट आता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था ना, वहाँ एयर डिफेंसेस मूव किए गए थे।
तो मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं, मतलब या क्या आप इतना कीचड़ उछालना चाह रहे हो कि जो एक्चुअल मुद्दा है वहां पे बात ही ना है, या आप ये बताना चाह रहे हो कि देखो जो पाकिस्तानी हैं इतने खराब लोग हैं कि वो गोल्डन टेम्पल को फोड़ना चाहते थे और हम एकदम सुपरमैन की तरह के हमने बचा लिया, सारी ध्वस्त कर दी जितनी वो थी उनका अटेम्प्ट। मतलब इंटेंशन क्या है इधर और क्या फायदा है करके? नहीं, फायदा है, मतलब बरगला के रखो सर लोगों में। एक जो देखो ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ उसकी टोटल सच्चाई किसको पता है? ना तो आपको पता है, बिल्कुल भी नहीं। ना मेरे को पता है, किसी को भी मालूम नहीं कि एक्चुअली में क्या हुआ। ठीक है, आप जो बता रहे हैं, मैं गवर्नमेंट जितना देना चाह रही है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वॉट एवर द रीजन, बट पूरी इंफॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है। आम जनता को तो नहीं पता। अब जो हायर अप इन द रैंक्स होंगे आर्मी में या ब्यूरोक्रेसी में या पॉलिटिक्स में, उनको शायद पता हो, आम जनता को नहीं पता है। आम जनता को पता होने का हक है वैसे। और ये गोल्डन टेम्पल वाली बात जो है, ये तो मैंने आपसे ही सुनी है। मैंने तो, क्योंकि मैं ज्यादा देखता विकता हूँ, पर हु नोज द ट्रुथ यार। दिस इज, वी आर लिविंग इन पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड। कुछ भी बना लो। चाइना कभी घुसा नहीं है, पाकिस्तान ने वहां पे अटैक कर दिया। अब जो एक मिनिमम एक मॉरल वो होता है ना, आप किसी को मतलब किसी के साथ वो व्यवहार मत करो जो आपको अपने साथ करवाना अच्छा नहीं लगता। आप और आप किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो और वो भी आपके साथ वापस कर रहा है, तो आपको कंप्लेन करने का कोई हक नहीं है। अब जैसे 9/11 पे अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वो प्लेन घुसे, मतलब सारी दुनिया जानती है कि बहुत ही ट्रेजिक था, इनोसेंट लाइफ उसमें बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक था। वर्ल्ड की हिस्ट्री चेंज होगी, खास तौर पे अफगानिस्तान की तो। लेकिन अमेरिका भी कोई इनोसेंट विक्टिम नहीं है, है ना। जो उसने रजीम चेंजेस करे हैं, मैं अभी पढ़ रहा था कहीं पे कि CIA ने कुछ पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 कुछ 60+ रजीम चेंजेस कराए दुनिया भर में। अमेरिकन एम्पायर सारे वॉर के पीछे तो उन्हीं का हाथ है ना। और मैं वापस इंडिया पाकिस्तान पे आऊंगा जी। ग्लोबल कैपिटलिज्म का ये है कि जब जैसे एक कंट्री है उसने अपना प्रॉफिट अपने कंट्री के रिसोर्सेज यूज कर करके मैक्सिमाइज कर लिया, ठीक है। अब उसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेंटेन करने के लिए और ऊपर बढ़ाने के लिए उसे और रिसोर्सेज चाहिए, तो वो बाहर जाता है। जो कॉलोनियलिज्म का लॉजिक है वो यही है कि अब बाहर वाली जगहों के रिसोर्सेज हम पे लेंगे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। एग्जैक्टली। अब बाहर वाली जो, अब मान लो जो, इसका मतलब ये है कि जिनके रिसोर्सेज आप जिन कंट्रीज की, जैसे इंडिया का ब्रिटिश ने किया, रिसोर्सेज अगर आप ले लेंगे तो जाहिर सी बात है वो कंट्रीज पुअर रहेंगे। अगर उनमें से कोई भी कंट्री अपने पे फोकस करता है, अपनी इंडिपेंडेंस लेके अपने रिसोर्सेज को अपनी कंपनी अपने लोगों के डेवलपमेंट के लिए लगाता है और उन रिसोर्सेज को यूज करता है ताकि लिविंग स्टैंडर्ड, हैप्पीनेस इंडेक्स, हेल्थ, एजुकेशन, सब चीज अपने लोगों का इंप्रूव हो, तो जो कॉलोनियल पावर, जो कैपिटलिस्ट पावर, इसने अपना मार्केट एग्जॉस्ट कर लिया, अपने रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर लिया है, उसका प्रॉफिट मार्जिन नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो उनके डेवलपमेंट का डायरेक्ट क्लैश इधर है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है विद इन द कैपिटलिस्ट मॉडल जो कैपिटलिस्ट पावर है ये नहीं चाहेगी कि कंट्रीज डेवलप हो। तो अगर उन कंट्रीज में ऐसी रिजीम आती है जो अपने लोगों को डेवलप कर रही है, ये जाकर रिजीम चेंज कर देते हैं। फिर उसके बाद कोई आगे इनके प्लेन घुसा देता है, ठीक है। एंड आई एम नॉट जस्टिफाइंग, 2 wrongs डोंट मेक इट राइट, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, लेकिन आप इनोसेंट विक्टिम नहीं हो। कमिंग बैक टू क्या पाकिस्तान ने अटैक किया, कहाँ किया, देखो युद्ध तो हुआ है ना, ये तो हमने इतना तो मालूम है ना। हाँ। ड्रोन दिख रहे थे और लोग मरे अच्छा भी हैं। खासा हुआ है। हाँ। लोग मरे भी हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया ने कुछ नहीं किया, उन्होंने ही कर दिया। अब वो आप करोगे तो वो भी रिटेलिएट करेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ सिंपल सी बात है, सारा का सारा मुद्दा शुरू हुआ पहलगाम से, ठीक है। अब पहलगाम में जो भी कुछ हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करके पब्लिक को सेटिस्फाई करना कि हाँ कहाँ चूक हुई, ये कौन लोग थे जिन्होंने आके ये हादसा किया, जिन्होंने इनोसेंट्स की लाइफ ली हैं, ये कौन, इनको हमने पकड़ लिया है, इनसे हमने इंटरोगेशन की, इनसे हमने सवाल पूछे और हमें ये निकल के आया। ये करने के बजाय
क्या किया गया, पहली नतीजा सीधे निकाल जाके, दिया हाँ कि कौन है, कहाँ से आए हैं, करो हमला। ठीक है, अब तो वही बात है कि आप इनोसेंट विक्टिम आप भी नहीं हो। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो डिस्प्रपोर्शनेट क्या मतलब, बहुत ही ज्यादा एस्केलेटरी था आई वुड से। हाँ, तो आप वही है ना, एक मिनिमम एक मोरालिटी, मिनिमम मोरालिटी रखनी चाहिए ना, वही कि आप वो मत करो किसी के साथ जो वो आपके साथ करे तो आपको बुरा लगे, या जो है ये सब चीजें आम पब्लिक की इसमें आज की डेट में हिस्सेदारी सिर्फ इतनी रह गई है कि ऊपर से बोला जाएगा कि इनसे नफरत करो, इन्हें मारो, और नीचे बोलेंगे नफरत करो, मारो, कोई सवाल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, अगर आप सोचो मेरा या आपका कोई करीबी वो पहलगाम में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स में मारा जाता, ठीक है, तो मैं क्या ये सोचूंगा पर्सनली बैठ के, एक फौजी की बीवी ने तो कहा भी जिसका हस्बैंड वहां पे मारा गया, कि डोंट मेक इट अबाउट कम्युनल मत बनाओ, कम्युनल मत बनाओ, और ये मत करो जिन लोगों ने मारा है वो, मैं तो यही चाहूंगा ना कि यार वो जो कल्प्रिट है वो पकड़ा जाए। मैंने गिरा दिए इतने बम पाकिस्तान पे जाके, वहां पे हमला कर दिया, मुझे क्या इंसाफ मिला, मुझे जस्टिस मिला क्या? और वहां पे जब बम गिरे और जो लोग वहां पे भी मरे ही हैं कुछ, तो उन्होंने मारे थे क्या? ये तो बताते हैं बहुत तो बच्चे ही थे उनमें, वहां की न्यूज तो यही कह रही है। अब तो सर देखो, मैं तो ना वहां की न्यूज ट्रस्ट करता ना यहाँ की न्यूज ट्रस्ट करता। ठीक है, हम तो एक अपना लॉजिकल एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्राइम करा किसने, सजा भुगती किसने, इससे जिन लोगों के घरों में लोगों की मौतें हुई हैं उनको कैसे इंसाफ मिला? उनको तो कोई इंसाफ नहीं मिला ना। तो देन इट इज नॉट अबाउट जस्टिस, देन इट इज अबाउट रिवेंज, एंड रिवेंज इज नॉट जस्टिस, देन इट इज अबाउट हेटरेड अगेन। एंड बिकॉज ये मशीनरी हेटरेड के ऊपर खड़ी हुई है, तो ये समझ लो कि हेटरेड की जो स्काई क्रेपर बन रही है यहाँ पे, उसमें एक फ्लोर और ऐड कर दिया, और उसमें जितने ऐड होते चले जाएंगे, जो नीचे जनता खड़ी हुई है वो गर्दन इतनी ऊपर यूं करती चली जाएगी, और उसको जो नीचे गड्ढे में वो गिर रहा है वो दिखेगा नहीं। इसी लॉजिक पे काम हो रहा है, और जहां जहां भी हेटरेड है इसी लॉजिक पे हो रहा है। खाली इंडिया स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा मैं। और पाकिस्तान का स्टेट भी कोई दूध का धुला नहीं है, ये हमें बात मान लेनी चाहिए। ये बात एक बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि पाकिस्तान का ज्यादातर बजट उनकी मिलिट्री खाती है, और मिलिट्री को वो बजट अपनी तरफ लेने के लिए उनको एक दुश्मनी बरकरार रखनी पड़ेगी। वो इट्स लाइक विलेज, गाँव में क्या होता है सर, कि आपको बंदूक का लाइसेंस तब मिलता है जब आप साबित कर देते हो जाके डीएम के सामने कि भाई मेरे को मेरे पड़ोसी से खतरा है। अच्छा, तो आप मुझे नहीं पता था। तो अब आपको या कहीं से और से खतरा है तो आपको बंदूक का लाइसेंस मिल जाता था, तब आप हथियार रख सकते थे। अब अगर मुझे अपने पास हथियारों का पूरा इकट्ठा करना है कि हथियारों के लिए, और मुझे फिर खूब सारा पैसा लेना है उन हथियारों के चक्करों में, तो मैं तो ये अपनी पब्लिक को ये बताता रहूंगा ना कि यार मुझे इससे खतरा है, मुझे इससे खतरा है। उसके लिए छोटा मोटा कुछ इंसिडेंट कर दिया, और मरते अनफॉर्चुनेट लोग हैं। अब जो पहलगाम में लोग मरे, वो छुट्टी मनाने गए थे यार, वो घूमने गए थे अपने देश में, अपने देश के ही एक स्टेट में वो अपनी फैमिलीज के साथ छुट्टियां मनाने गए थे। उन्हें क्या पता कि क्या हुआ है। अब कम से कम इतना तो सरकार कर ही सकती है कि जिन लोगों के घरों में ये मौतें हुई उनको सच बता दे कि भाई आपका जो प्यारा है, आपका जो अजीज है, वो जो मारा गया है उसका जिम्मेदार कौन है। और सरकार अपने ऊपर ये बोल दे कि यार क्योंकि मैं फलाना होम मिनिस्टर हूँ, ये सिक्योरिटी जो है मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया, मैं नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे रहा हूँ। वो तो नहीं हो रहा, एक बड़ी जंग खड़ी होगी। उसमें क्या हुआ, उसमें ट्रम्प फैल रहा है, तो मैंने सीज फायर कराया। अब ये भी अब वो 25-26 बार पता नहीं कितनी बार बोल चुका है कि मैंने सीज फायर कराया। हमें ये भी नहीं पता कि कितनी, मतलब उसने क्या बोला है सीज फायर में कि मैं ट्रेड का, मैंने उनको ब्लैकमेल किया, ट्रेड का बोला, हमें ये भी नहीं मालूम है। तो हम वी आर जस्ट अ हर्ड। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो कुछ बता ही नहीं रहे क्या हुआ। ठीक है, अब वो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 महीने में 2 बार जा चुका यूएसए। एक बार लंच कर चुके ट्रम्प के साथ। एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, इट इज आवर राइट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। आप क्या कर रहे हो हम लोगों के साथ, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्काई क्रेपर हेटरेट वाला उभरता रहा और सब यूं देख रहे हैं।
इस पे जो बात करें स्काई स्केपर ऑफ हेट्रेड की, तो अपन ने बात की कि एक तो रीजन अनएम्प्लॉयमेंट है, पर जो लोग वेल टू डू वेल एजुकेटेड हैं वो भी मुस्लिम हेटर्स कैटेगरी में आते हैं। मैं पर्सनली जानता हूँ उन लोग को मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में। और खास तौर पे ये पता है कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं ना, फ्लेयर अप होती है सिचुएशन, इमोशंस एकदम हाई अप हो जाते हैं, जैसे कि पहलगाम हुआ, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब ये ना और चीजें ज्यादा दिखती हैं। तो मतलब इमोशंस में बहुत सारे लोग एक हमारे सोसाइटी के अंदर विच वी नो, जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं नॉट वर्चुअली, वो भी आके बोल देंगे आप फोड़ देना चाहिए उन लोग को। जो ऐसे बोलता है ना फोड़ देना चाहिए, उसके हाथ में हथियार देने के जा यार प्लीज तू जा, तू फोड़ के आया। हाँ। तू आज साबित कर कि तेरा गुस्सा जो है वास्तव में तेरा खून खौला रहा है। हाँ। और वास्तव में तेरे अंदर इतना जज्बा है कि तू जाएगा वहां पे और तू फोड़ के आएगा। हाँ। फोड़ देना चाहिए, चाहिए मतलब कोई और फोड़े जाके। कौन मर रहा है? अगर आप देखें दुनिया भर में आर्मीज में, आप वर्ल्ड वॉर 2 के पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड देखें, आप मेजर वॉर्स, मतलब वियतनाम वॉर को ले लो जिसमें फिल्में भी बहुत देखी। वियतनाम वॉर में कौन मर रहा था वहां पे जाके? जो अमेरिका का सबसे गरीब तबका था, ब्लैक्स, हिस्पैनिक्स और वाइट्स, जो जिनके पास कुछ नहीं था, वो जाके वियतनाम में मर रहे थे। और कौन, कैनेडी या लिंडन जॉनसन या निक्सन वगैरह, ये मजे ले रहे थे कि जाके फोड़ दो, ये और इनके फॉलोअर्स वगैरह। इन्होंने अपनी पब्लिक को टोटल झूठ बोला उस वॉर को जस्टिफाई करने के लिए। जो लड़ रहे हैं वहां पे उन्हें ही पता नहीं हम लड़ क्यों रहे हैं, और वही मर रहे हैं वहां पे, और भयानक मौत मर रहे हैं एक फॉरेन कंट्री में जहां पे लोग लैंग्वेज भी सेम नहीं है। तो जो ये आपके एक्सटेंडेड फैमिली जान पहचान वाला जाके बोल रहा है कि फोड़ दो, उसको बोलो तू 5 डंड लगा के दिखा यार, तू 5 पुशअप मार के दिखा, तब तो मैं मानूंगी तू फोड़ देगा। तो ये तो हवा में तो कुछ भी बोल रहा है यार। इससे मुझे लगता है अपनी इंटरनेशनल इमेज बहुत खराब हो रही है। बिकॉज एक तो इन पर्सन का एग्जांपल बताता हूँ कि मैं कुछ जिन लोग को जानता हूँ वो इस चीज से इतने ज्यादा अपसेट हो गए, वो पाकिस्तान सॉर्ट ऑफ से उनके रूट्स हैं, तो वो इस चीज से इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उनके आसपास के लोग, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, उनकी भी इस टाइप की भाषा हो गई, यार फोड़ देना चाहिए, जस्ट न्यूक दोस बास्टर्ड्स यार, है ना। सिमिलरली ये मैं एक मिडिल ईस्ट टाइप पे इंटरव्यू देख रहा था ऑफ पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर कराची से, वेरी वेल स्पोकन गाय, एंड मुझे तो वो जो भी चीज कह रहा था मुझे तो काफी ठीक ही लग रही थी अपना एनवायरनमेंट देख के आसपास। तो वो इंटरव्यू को यही बता रहा था कि भाई जो मेरे इंडियन दोस्त थे जिनसे मेरी अच्छी खासी बातचीत होती थी, दे आर सेंडिंग मी मैसेजेस लाइक यू ऑल शुड डाई, ऑल यू ऑल फकर्स शुड डाई, ये सब टाइप की चीजें, इस सब टाइप की भाषा यूज करने लग गए लोग। तो मतलब क्या बताता है हमारे सोसाइटी के बारे में कि पढ़े लिखे लोगों को भी इतना अकल नहीं है कि न्यूक करने का मतलब क्या है। इनको लगता है मजाक है, जैसे अपनी गाड़ी पार्क करने के चक्कर में पड़ोसी से लड़ाई होगी ना। न्यूक्लियर वॉर वो है। अच्छा, इसी से आपको नहीं लगता हमारे यहाँ पे सोसाइटी में वायलेंस बहुत बढ़ गया है? सोशल मीडिया पे दिखता ही है। लकीली मैं तो किसी एकदम शहर के अंदर रहता नहीं, पर जो मेरे दोस्त शहर के अंदर रहते हैं बताते हैं इट इज अ हेडेक, सर दुख जाता है वहां पे, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन कोई इस टाइप के इंसिडेंट्स देखने बहुत ही शॉर्ट फ्यूज पे चल रहा है ना, हर कोई। और उसका रीजन सर वही है क्योंकि जो बेसिक एमिनिटीज हैं, बेसिक सुविधाएं हैं, जो बेसिक सिक्योरिटी है वो नहीं है उनके पास, वो सब उनके पास नहीं है। नफरत का जो है वो भरा हुआ है दिमाग में। कोई खाली इंसान है जिसके पास 2 बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, और उसके पास कोई नौकरी नहीं है, उसके बच्चों के पास कोई स्कूल एजुकेशन नहीं है, बीमार हो गया तो उसके पास अस्पताल में जाने के लिए पैसे नहीं है, और नफरत और भरी पड़ी है, तो वो तो शॉर्ट फ्यूज पे घूम रहा है सर। वो तो मिलते ही किसी को भी वो गोली मार देगा। ये जो लिंचिंग्स जो हमारे वोकैबुलरी में पिछले कुछ सालों में बहुत यूज करा गया वर्ड, लिंचिंग कोई एक आइसोलेटेड सिर्फ हेट्रेड का ही फिनोमेना नहीं है। मेरा मानना ये है, आई मे बी रॉन्ग, बट दिस इज समथिंग दैट आई बिलीव इन, कि लिंचिंग जो है वो सिर्फ हेट्रेड की वजह से ही नहीं हो रही है। लिंचिंग खुंदक में भी हो रही है व्यवस्था से, खुंदक है सिस्टम से, लेकिन ये पता नहीं है कि सिस्टम से मुझे खुंदक है। सिस्टम, क्योंकि सिस्टम ने तुम्हें बनाया कि तुम जो बुरी हालत में हो ना, इसकी वजह से हो, तो इसे मारो, खुंदक में मारो। अगर यार मेरे को आपका अगर मर्डर करना है तो क्या मतलब, एक गोली मार दो खत्म हो। लेकिन अगर मेरे को आपसे नफरत है तो मैं टुकड़े टुकड़े करके मारूंगा ना। लेकिन वो नफरत जो है आपसे इसीलिए है क्योंकि मुझे सिस्टम ने ये बताया, सरकारों ने ये बताया कि
तू ये है, इसकी वजह से तू जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पा रहा है, इसकी वजह से तू नाकामयाब है, इसकी वजह से तू गरीब है, इसकी वजह से तेरे पास नौकरी नहीं है, इसकी वजह से तेरे बच्चों को फ्यूचर नहीं है उनकी वजह से। लेकिन उनको तो जवाब देना नहीं है, इधर मोड़ दिया। अब मुसलमान माइनॉरिटी में है, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं पिल रहे हैं, क्रिश्चियंस भी पिल रहे हैं, ठीक है, और एनीबडी हु क्वेश्चंस वो पिल रहा है। जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जो लोग जायज बात कर रहे हैं, वो भी पिल रहे हैं। तो उस लहजे से माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, एनीबडी हु इज आस्किंग द राइट क्वेश्चन टू द राइट पर्सन, कि सिस्टम की वजह से ये हो रहा है और मैं सिस्टम से ही सवाल पूछूंगा, वो भी माइनॉरिटी में है, वो भी पिल रहा है। तो जब हम बोलते हैं कि भाई एंटी मुस्लिम लिंचिंग हो रही हैं, तो इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ बिगर प्रॉब्लम, ऐसा मेरा मानना है। ऑल्दो जो विक्टिम्स रहे हैं वो शायद इस बात से एग्री ना करें, बट मेरे को यही लगता है कि ये सारी की सारी समस्याएं जो हैं ये इसी बात से रिलेटेड हैं कि आपको नफरत का हलवा इसीलिए परोसा जा रहा है, हलवा कह लो या गोबर कह लो, इसलिए परोसा जा रहा है ताकि आपका ध्यान, आपका गुस्सा, आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, आपकी जो शिकायत है, वो सही जगह होने के बजाय एक कमज़ोर पे हो जाए जिसको आप पेलते। सिस्टम तो कमज़ोर नहीं है ना, सिस्टम के सामने तो आप कमज़ोर हो, तो आप कमज़ोर को पेल दोगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि लोगों के पास काम धंधा हो तो इस सब चीज़ों में दिमाग ना जाए एक्चुअली। ये तो सर बेसिक सी बात है ना। अब जब सरकारें आती हैं, डेवलपमेंट करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, तो व्हाट इज डेवलपमेंट, क्या होता है? अब ये अच्छे दिन आएंगे जो हमें बताया गया था, क्या है अच्छे दिन? यही ना कि पढ़ाई लिखाई, नौकरी, हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी, यही तो अच्छे दिन है। ये तो आए नहीं, तो फिर कहीं तो डाइवर्ट करना पड़ेगा ना, उधर डाइवर्ट किया जा रहा है और लोग हो रहे हैं। और मीडिया तो पोल्यूशन है, मीडिया तो साथ में मिला हुआ है, मीडिया के थ्रू और ज़्यादा फैलाया गया है, और ज़्यादा बताया गया। और मीडिया ने, भाई गोबेल्स क्यों जरूरी था हिटलर के लिए? प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ना। गोबेल्स ने तो बोला कि झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच बन जाए, तो प्रोपेगेंडा तो जरूरी है। मैं बता रहा हूँ, प्लेबुक सेम है, वो सेम प्लेबुक हर जगह। एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी है, हाउ टू बी डिक्टेटर कैसे बनो, ऐसे करके कुछ उसमें है। काफी लोग की है, गद्दाफी की है, अपना सद्दाम हुसैन, सबकी सेम किम कहानी जोंग है, उन। सेम प्लेबुक है। हाँ। और सबको ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ ना वो अनोखा है और मैं जो हमेशा रहूंगा। यूरोप में ये बताया जाता है हम खतरे में हैं, किससे? रशिया से। हाँ, तो मेरे जो वहाँ पे जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं पढ़ा लिखा हूँ, हाईली एजुकेटेड पीपल, भयंकर, मैं तो उनको बोलता भी हूँ तुम लोग को तो रूसोफोबिया है भयंकर, क्योंकि तुमको परोसा ही यही क्या है। फिर तुमसे फायदा लिया जाता है क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, रशिया के नाम पे हथियार खरीदे जाएंगे, तो पैसे, तुम्हारा टैक्स पेयर का पैसा जाएगा ये अपना सारी कंपनीज के पास, जैसे कि अपना लॉकहीड मार्टिन, ये सब, बोइंग, सारे। एक और चीज जिससे मैं खुद बहुत चिंतित रहता हूँ एंड जिससे मुझे लगता है कि भाई ये नहीं होगा तो देश तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, एंड किसी का ध्यान ही नहीं है उस तरफ, वो एजुकेशन। अभी आए दिनों कितना था रिपोर्ट्स में कि भाई जो स्कूल्स की हालत है, एक तो ज्यादातर तो बंद हो रहे हैं सरकारी स्कूल, है ना, और जो स्कूलों की हालत है तो आधो कितनों में तो छत भी नहीं है, छत है तो बिजली नहीं है, तो वॉशरूम नहीं है, तो जो खाने पीने का पानी नहीं है सरकारी स्कूल्स में। और वहीं पे जहाँ प्राइवेट स्कूल्स की बात करो, दिल्ली का एक एग्जाम्पल था, तो उसमें 80 to 90% स्कूल्स ऐसे थे जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स फी तक नहीं अफोर्ड कर पा रहे प्राइवेट स्कूल में, तो सरकारी स्कूल तो भूल ही जाओ, है ना। और खास तौर पे ये फिनोमिनन देखने को मिलता है सेंट्रल इंडिया टू नॉर्थ की स्टेट्स में, अपना यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, इन सब में। तो मतलब ये क्या, ये सिस्टेमिक है कि भाई स्कूलों को हटाना है, या स्कूल्स कोई एजुकेशन ही नहीं चाह रहा क्योंकि रोटी के लाले पड़े हुए हैं? कोई भी सिस्टम जो है, खासतौर पे ऐसा सिस्टम जो अथॉरिटेरियन सिस्टम है, आपको इतना नहीं पढ़ाएगा कि आप उसी से सवाल पूछने लग जाओ, तो इसलिए नहीं पढ़ा रहे वो आपको ये बताया था। स्कूल वूल गया बाढ़ में, देख अयोध्या में मैंने मंदिर बना दिया, कॉलेज गया बाढ़ में, कुंभ में देख वहां पे स्नान का वो करवा दिया। तो क्योंकि वो स्कूल वूल नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए वो इधर झोंक रहे हैं।
और स्कूल बनाने का उनको कोई इंटरेस्ट, क्यों स्कूल बनाने में ईमानदारी लगती है, एक कमिटमेंट लगता है और प्लानिंग लगती है। इसमें तो कोई प्लानिंग ही नहीं चाहिए। ड्रग एडिक्ट को एक तरफ ड्रग की तरफ भगाने के लिए कोई प्लानिंग थोड़ी चाहिए, लेकिन स्कूल बनाने में, एजुकेशन पे ध्यान देने में, हेल्थ केयर को पब्लिक के लिए अफोर्डेबल बनाने में तो प्लानिंग, काम, ईमानदारी ये सब लगती है ना। इधर कुछ लगने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा जनता इधर जाए। अब यही है कि अपना स्कूल कॉलेजेस आपने अफोर्डेबल बना दिए तो लोग पढ़ जाएंगे तो लोग फिर सवाल भी पूछेंगे। इसीलिए तो यार यूनिवर्सिटीज में से प्रॉब्लम है। यूनिवर्सिटी में पुलिस घुस गई, जामिया में घुस गई, जेएनयू में घुस गई, ठीक है। और कितनी यूनिवर्सिटीज में जाके स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट सवाल पूछ रहे थे। जेएनयू को और जामिया को कितना डिमोनाइज करा गया, खासतौर पे जेएनयू को, कि यहाँ पे तो अर्बन नक्सल हैं, पता नहीं क्या है, और ये हैं वो, अब हिंदू खतरे में है। मतलब अब तक तो कभी खतरे में नहीं हुआ था, पिछले 10-11 साल से हिंदू खतरे में हो गया, ठीक है। तो एजुकेशन तो इनके एजेंडा की दुश्मन है। तो इसलिए स्कूल्स वगैरह तो ये यूपी में तो मेरे ख्याल से कितने हजारों स्कूल, मोर देन 50, 60, 70, 80, 90,000 स्कूल्स आई थिंक बंद हो गए यूपी में। वो ये पता नहीं पूरे इंडिया में, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। हाँ, ये 90,000 आई गेस नेट डिक्लाइन है ऑफ ओवरऑल स्कूल्स। अच्छा, मतलब सरकारी माइनस जितने, क्योंकि प्राइवेट स्कूल काफी ज्यादा बढ़ गए। एंड आई थिंक यूपी में तो था अभी कुछ 80,000 या कुछ 40। मेजरली ये सब यूपी एंड एमपी और बिहार के फिगर्स हैं ये तो तीन। हाँ, तो ये जो मुस्लिम हेटिंग हिंदुत्व ब्रिगेड है, यही नॉर्थ इंडिया की तो बेल्ट है। ये यूपी, हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, यही बेल्ट है। तो यहीं पे अगर कोई भी समझदार आदमी होगा डायरेक्ट कोरिलेशन देख रहेगा कि भाई आपको बना रहे हैं नफरती चिंटू, ताकि आप लिंचिंग विंचिंग में इन्वॉल्व हो, लूटपाट में इन्वॉल्व हो, आप जो है कांवड़ लेने जाओ या कुंभ में, गंगा में नहा के आओ, और लेकिन नौकरी ना मांगो, आप पढ़ाई के लिए डिमांड ना करो। और ये देखो, ये तो तब है, और ये तो कितनी क्लीशेड सी बात हो गई। अब ये जो भी सरमाएदार बैठे हुए हैं, जो भी गवर्नमेंट, इन सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। हाँ, इनका किसी का बच्चा कांवड़ लेने नहीं जाता। देखा सर आपने किसी नेता के बच्चे को कि वो जा रहा है कांवड़ लेने के लिए या किसी अफसर के बच्चे को कांवड़ लेने जा रहा है? कौन जा रहा होता है जिसके पास कुछ नहीं है? एक मैं देख रहा था, एक इंटरव्यू क्या मतलब ऐसे सड़क पे पूछ रहे थे कि मैं कावड़ लेने जा रहा हूँ किसको, गौ माता को बचाने के लिए। हाँ, वो है ना? देखा था मैंने। हाँ, है ना, गौ माता को बचाने के लिए खुद 12th का स्टूडेंट है, पढ़ाई साइंस। तुमको पता है बीफ एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा अपने यहाँ से ही होता है। जो अपने यहाँ पे हायर एजुकेशन जो है वो भी कैसा स्कैम ही बन गया है। अब जैसे मेडिकल कॉलेज देखो, तो मेडिकल कॉलेज में घुसने के लिए करोड़ तो कम से कम आदमी को खर्चना ही पड़ेगा। अब जो डॉक्टर बन के आ रहा है वो एक इतनी घूस दे के, क्योंकि वो ब्लैक में ही जाता है आई गेस वो अमाउंट, तो डॉक्टर बना है तो सबसे पहले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहेगा। और अगर आप कॉलेजेस देखो तो आधे से ज्यादा, मतलब मैं जिस स्टेट को बिलोंग करता हूँ एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यही पर्टिकुलर सिचुएशन एटलीस्ट नॉर्थ बेल्ट में तो है ही है पूरी, कॉलेजेस एडवर्टाइज करते हैं रेगुलर क्लासेस। अरे भाई तुम कॉलेज हो, तुम्हारा तो काम ही है कि क्लासेस रेगुलर होनी चाहिए। तो ये मतलब मुझे लगता है अपनी, और ऊपर से कितने स्कैम्स तो वैसे ही हो रहे हैं, कॉलेज भी उसी का पार्ट है। मतलब नाम की डिग्री दे दी, तो ये कितनी डेंजरस स्थिति बनती जा रही है हमारे यहाँ पे। आप ये जैसे अभी आपने बोला कि 1 करोड़ रुपया देके डॉक्टर बनते हैं, हाँ, तो 1 करोड़ रुपया वही देगा जिसके पास होगा। हाँ, यूजुअली इंडिया में 1 करोड़ रुपया देने के लिए किसके पास है? अमीर तबका है। अमीर तबका यूजुअली कौन है? अपर कास्ट। क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सेस, बिकॉज ऑफ देयर कास्ट प्लेसमेंट, जो अमीर तबका है, ये निसंदेह जो अमीर तबका है वो अपर कास्ट मेजॉरिटी है, ठीक है। उन्हीं के पास 1 करोड़ रुपया है मेडिकल में देने के लिए। तो नाउ यू टेल मी वन थिंग, ये रिजर्वेशन नहीं है कि भाई मैं अपर कास्ट हूँ, मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं 1 करोड़ रुपया देके, यहाँ पे मेरिट की बात क्यों नहीं होती? जब दलित राइट्स के लिए रिजर्वेशन की बात होती है तो अपर कास्ट सबसे ज़्यादा चिल्लाता है कि ये मेरिट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है।
Admissions or access to education and professional education should be based on merit. अब 1 करोड़ रुपया देके आपकी कौन सी मेरिट आ गई? आपका नालायक निखद्द लड़का डॉक्टर बनने जा रहा है, 1 करोड़ रुपया देके, वहां मेरिट की बात क्यों नहीं होती है? तो स्कैम तो वहीं से शुरू है ना सर। हाँ हाँ, शुरू से ही स्कैम तो बहुत पहले से, 3000 पहले जब कास्ट सिस्टम जब जिंदगियों को अफेक्ट करने लगा था यहाँ पे, जब सॉलिडिफाई हुआ कास्ट सिस्टम, तो स्कैम तो तब से चल रहा है। ये तो उसका नतीजा फॉल आउट है। अभी मॉडर्न टाइम में इस तरीके से दिख रहा है। आई एम जस्ट सेइंग कि व्हेन द अपर कास्ट स्पीक्स अबाउट मेरिट, इट इज ओनली व्हेन, अब वैसे देखो अपर कास्ट क्या है कि हमें एजुकेशन नहीं चाहिए, जो अभी हिंदुत्व ब्रिगेड है, हमें हेल्थ केयर नहीं चाहिए, हमें अस्पताल नहीं चाहिए, हमें सोशल सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें सड़क नहीं चाहिए, हमें पानी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे दलित एजुकेशन के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बन जाए, दलित एक्सेस के लिए कुछ हो जाए, इमीडिएटली इनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। जिनको अभी तक ना एजुकेशन है, वो कुछ ना हेल्थ केयर ना कुछ चाहिए और सिर्फ मंदिर चाहिए, दलित के लिए कुछ भी होता है इनको प्रॉब्लम हो जाती है, इमीडिएटली मेरिट चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो कास्ट सिस्टम ऐसे कभी खत्म ही नहीं होगा अगर आप यही करते रहोगे। तो आई एम जस्ट सेइंग कि जो आपने जो 1 करोड़ रुपए वाला एग्जांपल दिया, उसका स्कैम तो बहुत पहले से चल रहा है। ये तो उसका बहुत छोटा सा एक आपको वो देखने को मिला है कि वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लेगा, फिर वही होगा ना, अपर कास्ट ने 1 करोड़ दिया, अपर कास्ट डॉक्टर बना, फिर वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लेके 1 करोड़ का उसने 4 करोड़ कर लिया, 10 करोड़ कर लिया, फिर अपने ही बेटे को फिर 2 करोड़ देके भेज दिया डॉक्टर बनने के लिए, फिर उसने कमाए, फिर उसने अपने बेटे को भेज दिया। तो वो जो कास्ट हेजेमनी है बरकरार है वो, और दलित बेचारा, उसको तो पानी नहीं पीने दे रहे तुम यार, उसको तो घोड़े पे बैठने नहीं दे रहे अपनी शादी में, उसको तो तुम मूंछ रखने नहीं दे रहे। वो 1 करोड़ रुपए कहाँ से लेके आएगा डॉक्टर बनने के लिए? उसको कह रहे हो तुम मेरिट पे आ, हम ये करेंगे। तो ये तो स्कैम बहुत पुराना है सर। और जो अभी ये एग्जाम्स में, एसएससी एग्जाम्स में, या इनफैक्ट एवरी अदर एग्जाम में अपने यहाँ पे कुछ ना कुछ निकल ही आती है बाहर निकल के, कहीं पेपर लीक हो गया, कहीं है। इस बार तो बहुत ही हैरानगी वाली आने लगी कि कहीं तवेले में हो रहा है, कहीं बाजू डीजे चल रहा है बाजू में, वहां पे आप बोल रहे हो एग्जाम के लिए जाए, 300 किलोमीटर दूर एग्जाम का सेंटर मिल रहा है, वहां पे भी कहीं माउस नहीं चल रहा, पेन नहीं चल रहा, इन्विजिलेटर लोग रील तक बना रहे हैं। मतलब ये क्या हो गया है? मतलब हम, मतलब एजुकेशन तो छोड़ो, जिन लोग के पास एजुकेशन आ भी गई है, ये तो एजुकेटेड जनता है ना, इन्विजिलेटर तो एजुकेटेड जनता है, जो लोग एग्जाम करा रहे हैं वो तो एजुकेटेड जनता है, पूरा कंपनी चला रहे हो आप, तो एजुकेशन आ भी गई तो हम पढ़े लिखे गवारी बन गए। अगेन आई विल से द सेम थिंग दैट दीज थिंग्स, ये कोई ऐसी चीजें नहीं है कि कोई सरकार ये सारा सिस्टम सुधारना चाहे तो नहीं हो पाएगा। पर सिर्फ सरकार की थोड़ी होगी ना बात, लोग भी तो कुछ नहीं, आप देखें ना कि पावर टू डू दीज थिंग्स दी गई है एक अथॉरिटी को कि आपको हमने चुना है, आप जरा ठीक करें। तो ये कोई, अगर वो करना चाहे तो ये कोई इतना मुश्किल काम थोड़ी कि ये नहीं हो सकता। ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट तो है नहीं कि जिसमें हम बोले कि यार ये तो अब हमेशा के लिए बिगड़ गया है, ये कभी हो ही नहीं सकता। मसला ये कि कोई करना नहीं चाहता है, किसी को इंटरेस्ट नहीं करने में, क्योंकि जो सरकारें हमने चुनी है वो इसलिए, वो वहां पे हमारे लिए कुछ करने के लिए नहीं आई है, वो अपने लिए कुछ करने के लिए, अपने लिए करने और अपने बंदों के लिए। पिछले 11 साल में किसका फायदा हुआ इस देश में? टॉप, जो एकदम टॉप कंपनी, मेनली सिर्फ 2 बंदों का फायदा हुआ है। बाकी पूरे देश में जो भी वादे करे गए थे एक भी पूरा नहीं हुआ है। अब कहने को बोले इतने सारे एम्स बन गए, ऐसे बोल देते हैं ना कि एम्स बन गए, कहाँ एम्स बन गया, एम बन गया, आईआईटी बन गया, कहाँ है? हाँ। कौन उनमें पढ़ रहा है? कोई आके बोल रहा है कि मैं फला एम्स में पढ़ता हूँ, या मैं फला आईआईटी में पढ़ता हूँ, या फला आईएम में पढ़ रहा हूँ? कहाँ बन गए वो? तो बाकी 2 बंदों का हुआ जा रहा है। तो हमें अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि ये सरकार जो है किसके लिए काम कर रही है। आप देखें इनकम डिस्पैरिटी, अब इंडिया की देखो, हम 2 लोग यहाँ पे बैठे हैं, मान लो इंडिया की पॉपुलेशन हम 2 लोग हैं, ठीक है, आपके पास है 1 लाख रुपए, ठीक है, और मेरे पास है 50,000 रुपए, ठीक है, हमारी जीडीपी कितनी होगी, पर कैपिटा इनकम कितनी होगी? 1.5 लाख को 2 से 75,000 रुपए होगी ना। मगर वो सच तो नहीं है, मेरी तो 50 ही है, आपकी लाख है। अब मेरी 50 से डिस्पैरिटी इतनी है कि अगर आपकी 1 लाख है, मेरे पास 1 पैसा है, ठीक है,
अब दो बंदों के पास इतनी दौलत है और बाकियों के पास कुछ भी नहीं है, उन दो बंदों की दौलत को भी डिस्ट्रीब्यूट करके अगर आप पर कैपिटा इनकम बोल जो होता है टर्म, जीडीपी पर कैपिटा है। जी हाँ, तो वो जो है वो उसको बता देते हैं कि हमारी जीडीपी इतनी हो गई है। भाई इन दो की तुमने इतनी बढ़ा दी है, इतनी बढ़ चुकी है इन दोनों की, इसलिए तुम ये मैथ करके दिखा रहे हो हमको। अब जो बाकी की जनता है जो ये सब सवाल ना पूछे, तो इसलिए उनको बिजी करो कि ये वाला मस्जिद के नीचे फला मंदिर है, ठीक है, वो वाला जो है ये वो लव जिहाद हो रही है, कोई थूक जिहाद हो रही है, कुछ इसमें लगे रहो, तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ना। अदानी अपने बिजनेस बढ़ाए जा रहा है, अंबानी अपने धंधे बढ़ाए जा रहा है, एलोन मस्क को एक स्टारलिंक दे दिया इधर, क्या लेना देना पब्लिक तो इसी में खुश है कि भाई कुंभ में नहा लिए। भाई जिसे नहाना है ना हो, आपका मन कर रहा है कुंभ में नहाना है तो नहाओ, डोंट मेक इट कि ये हमारी कंट्री के प्रोग्रेस का इंडेक्स है या पैरामीटर है, क्योंकि वो नहीं है वो। और वहां पे भी आपके स्टैम्पेड में इतने सारे लोग मर गए, हाउ कैन दैट बी? फिर तो कोविड भी प्रोग्रेस है सर, कोविड डेथ्स भी प्रोग्रेस है। जो कोविड में इतना शमशान भर गए थे, कब्रिस्तान भर गए थे, वो भी फिर प्रोग्रेस है। इफ डेथ इज योर आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, देन देयर इज नो, फिर आपसे आर्ग्यूमेंट ही क्या करें? तो अगर कोई सीना जोर आदमी सामने है तो आप उससे क्या ही बोलोगे, क्या बहस करोगे? आपने वो वाली न्यूज देखी थी कि क्योंकि जब स्कैम्स की बात कर रहे हैं तो ये तो बड़ी मजेदार न्यूज थी कि गाजियाबाद में एक इंसान फेक एम्बेसी चला रहा था और जो जिन देशों की चला रहा है वो भी एकदम इमेजिनरी नाम, सारे फेक देश। तो मुझे तो नहीं समझ में आता यार, इस अपने देश में चलो यार देखो जनता इतनी ज्यादा है, ठीक है, मुझे लगता है ये सारा ना एक पूरा मैकेनिज्म का ही हो जाता है, एक आपका सोचने का तरीका ही हो जाता है, क्योंकि आप जब खुद का दिमाग यूज नहीं कर पाते तो आपको समझ भी नहीं आता कि यार ये कोई बात कर रहा है इंसान कि इस पर्टिकुलर देश की एम्बेसी है, कितना टाइम लगता है, जिन्होंने वहां पे पैसे लगाए भी, वो क्या उसकी बिजनेस मॉडल क्या था, यहाँ से इन्वेस्टमेंट करा दूंगा, ये करवा दूंगा, जो भी। तो कोई इतना तो दिमाग लगा सकता है भाई ये देश ही झूठा है, तो तुम किस देश के एम्बेसी में बैठे हो? तो क्या लोग इतना भी दिमाग नहीं लगा पाते? हम इतने ज्यादा स्कैम्स में घिर चुके हैं, मुझे खुद ही रोज के रोज, आई एम नॉट किडिंग यू, सस्पेक्टेड स्कैम वाले टाइटल करके कम से कम 20 फोन कॉल आते हैं। एंड आई बिलीव ज्यादातर लोगों के लिए सच है, हर किसी को आते हैं, सबको आते हैं। ज्यादा स्कैम होने का वो डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है आजकल, हाँ, फोन करके बोलते, ये सब किस चीज की निशानी? बेरोजगारी की निशानी है सर। लोगों को आप कोई काम नहीं दे तो लोग कहीं से तो अपना पेट भरेंगे ना यार, कुछ तो जुगाड़ लगाएंगे, कुछ तो करेंगे ना अपने 20 बच्चे पालने के लिए। और ये जो जिसने एम्बेसी वाला ये स्कैम किया गाजियाबाद में, मैं तो सलाम करता हूँ उस आदमी को यार, क्या स्कैम पुल किया उसने। बट अगर आप देखो, अगर वो थोड़ा इट इज जस्ट सर्कमस्टेंसेस, वो किसी कंपनी का सीईओ भी हो सकता था। सारे सीईओ ये तो स्कैम पुल कर रहे हैं। आप जेफ बेजोस को देखो, उसने वो 4 बंदियां जो स्पेस क्राफ्ट थोड़ा सा ऊपर उठा के बोल दे कि एस्ट्रोनॉट बना दिया उनको, वो भी तो स्कैम ही है ना यार, जो स्कैम पुल किया उसने। तो ये बंदा अगर किसी कंपनी का सीईओ भी होता, और हमारे कितनी कंपनी चल रही है, पता नहीं कौन कौन से, मैं तो नाम भी नहीं लूंगा, पता नहीं कोई आपको ही ना सू कर दे, कितनी कंपनी जिनके फ्रॉड पकड़े गए हैं लेकिन अभी भी बरकरार है, एंडोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनके सामने आरबीआई ने फ्रॉड पकड़े हैं, आरबीआई ने उनको चेतावनी दी है कि ये जो आप कर रहे हो ये बंद करो। तो ये गाजियाबाद वाला, मतलब मुझे क्रिएटिविटी की आपको दाद देनी पड़ेगी। वो तो है, लोदोनिया की एम्बेसी खोल ली। मैं तो सोचा था हमारे प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं जिन्हें तो इन कंट्री भी घुमाते वो, बना कि कहीं से अवार्ड भी ले आते हैं। अपने यहाँ पे क्या सच है क्या नहीं वो भी नहीं पता चलता। अब तो एलिजिडली, ऑफ कोर्स वर्ड एलिजिडली यूज ही करना पड़ेगा। इलेक्शंस जो अभी रिसेंटली राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन की कि बैंगलोर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख से ज्यादा फेक लोग वोटर्स रहते हैं, ऐड हुए हैं, एलिजिडली उन्होंने बताया है। तो अब तो फिर मतलब क्या सच है क्या गलत है तो कुछ भी नहीं बता सकते अपने देश में। मतलब वेयर आर वी हेडेड? नहीं, आप ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। आप कुछ सच ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो, अगर अब आपको इलेक्शन ही चुरा लिया गया है, अगर
तो काय की डेमोक्रेसी, काय का जो है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, देन इट्स नॉट दैट. तो पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन 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 द प्रोसेस ऑफ इलेक्शनरिंग. ठीक है, तो वो अब उन राहुल गांधी ने जो दिखाया है, अब भाई अगर वो गलत बोल रहा है वो बंदा, तो इलेक्शन कमीशन प्रूव कर दे. हाँ बिल्कुल. इतनी बड़ी बात कोई फट्टे तोड़ मारेगा नहीं ना यार, वो उन्हीं का डेटा लेके दिखा रहा है और तुम कह रहे हो कि नहीं डेटा गलत है. भाई तुम्हारा ही तो डेटा है यार. अरे प्रूव कर दो ना उसको, इसको गलत प्रूव करना तो नहीं, वो तो ये भी नहीं कह रहे डेटा गलत है. उन्होंने तो बस डिजिटल डेटा जो था हाँ बिहार का या जो भी पर्टिकुलर अवेलेबल थे वो हटा दिया, स्कैन कॉपी डाल दी. हाँ ये स्कैन कॉपी रिपोर्टेड डाली है. था. हाँ उसके अंदर तो करते रहो जांच. अब यार घपला तो तुम ही कर रहे हो. अब ये जैसे सस्पेंस फिल्म होती थी ना पहले, अभी भी जो होती है, तो वो फिल्म इस तरीके से बनती है कि आपको किसी एक इंसान पे शक हो रहा होता है कि कातिल ये है, लास्ट में निकलता कोई और है जिसपे बिल्कुल शक नहीं होता. अब ये वाली फिल्म इंडिया की पॉलिटिक्स की जो है, ये सस्पेंस फिल्म है ही नहीं. आपको पहले दिन नहीं पता है कि कातिल कौन है. इट्स लाइक इंडिया की पॉलिटिक्स टाइम में श्री राम राघवन की फिल्म थी जॉनी गद्दार, जहां पे पहले सीन में ही पता था कि कातिल कौन है, और पूरी फिल्म इस पे चलती है कि अभी लास्ट में बचता कैसे कैसे बचता चला जाएगा, ये लास्ट में कैसे बचाएगा अपने आप को. दैट्स व्हाट the political scenario in the country right now is. You already know who the culprit is. You already know कि कौन main culprit है. Now the entire film is about ये बचाएगा कैसे अपने आप को. हमारे जो बहुत सारे सोसाइटी में हमारे जिसमें हम घूमते हैं वो भी बताते हैं हाउ डज इट मैटर, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, होना तो कुछ ऐसा ही था, पहले भी ऐसे ही होता था. एंड आप उन लोग को क्या जवाब दोगे? तो फिर इतना गुस्सा क्यों खा रहे हो कि बम फोड़ दो, ये कर दो, उड़ा दो. देखो एक बात हमको समझनी चाहिए कि इस बात में काफी हद तक सच्चाई है कि पहले भी काफी गलत हुआ है. ऐसे बीजेपी ने ऐसा कुछ नया नहीं किया जो कांग्रेस ने पहले नहीं किया. यूनियन कार्बाइड का इंसिडेंट जब हुआ था, आप बताएं, जो मेन कल्प्रिट था उसे ही निकलवा दिया था. हाँ, और जो डाउ इंडस्ट्रीज का जो भी था, हाँ, सीईओ वगैरह था, अमेरिकन ही था, वॉरेन एंडरसन. हाँ निकल गया वो. हाँ वो तो वॉरेन एंडरसन ही था शायद उसका नाम. उससे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला था. तब किसकी गवर्नमेंट थी? जब 84 में एंटी सिख राइट्स हुए थे दिल्ली में, किसकी गवर्नमेंट थी? तो ऐसा तो नहीं है कि पहले नहीं हुआ है ये सब, बट क्योंकि पहले ये सब हुआ था इसीलिए तो जनता ने मैंडेट बदल के ये लोग लेके आए थे कि भाई हमें चाहिए अब चेंज. जो पहले हुआ है हम उससे खुश नहीं है. अब आप लोग इतना वादा कर रहे हो, आप ये कर लोगे, वो को विश्व गुरु बना दोगे, फलाना जगह पर सबके अच्छे दिन आएंगे, विदेशों से पैसा आ जाएगा, सबके अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे, ये तो अब आप आओ. लेकिन अब आप भी अगर वही कर रहे हो तो फिर हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिन्होंने पहले गंद करी थी वो अब शायद थोड़ा सीख गए होंगे, लीडरशिप भी बदली होगी, जो उस टाइम के नेता थे वो अब निकल चुके होंगे, फेड आउट हो चुके होंगे, नया ब्लड आया हुआ, तो अब उनको मौका दिया जाएगा. डेमोक्रेसी का तो मतलब यही है. और ये कहना कि यार क्या फर्क पड़ता है, भाई जब आप ये बात ना सिर्फ वही बोलते हैं जिनका पेट भरा हुआ है, सर पे छत है और कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में. जिनको दिक्कतें हैं ना वो ये नहीं बोलेंगे. अनफॉर्चुनेटली हमारा तो उन्हीं टाइप के लोगों से होता है, बैठ के बैठे हैं, या फिर जो बिल्कुल ही पिछड़ा गरीब है जिसके साथ हजारों साल से होता आ रहा है, वो ये बोलेगा कि भाई कोई भी मालिक आ जाए. मैंने तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं इस कंट्री में जिनकी आजादी के बाद जिनकी सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आया है. स्पेशली जो दलित पिछड़ा कम्युनिटी है, उन वो कहाँ आजाद हुए? वो अंग्रेज तो चला गया, ब्राह्मणवाद तो यही है. वो अगर बोले कि भाई हाँ क्या फर्क पड़ता है, हमारी तो हालत ये रही, वो या तो वो बोलेंगे या फिर वो बोलेंगे जिनके पास पेट भरा हुआ है, 3 बेडरूम अपार्टमेंट है, लोन पे गाड़ी है, जॉब है, उनको थोड़ी कुछ हो रहा है यार. उनको कोई दोनों अलग अलग रीजंस की वजह से बोलेंगे, लेकिन ये 2 कैटेगरी है जो बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है. परसों की न्यूज़ है कि हमारे जो एयर मार्शल हैं उन्होंने कहा है कि हमने उनके 6 जेट्स, मतलब 5 जेट्स और एक एवैक्स या कोई लार्ज एयरक्राफ्ट गिराया. तो मेरा तो ये कहना है कि अब अगर ये सब हुआ था तो पहले ही कर लेते.
प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पार्लियामेंट्री डिस्कशन हुआ, आपको पता था गिराए हमने, लोग इसी बात पे बदनामी कर रहे हैं कि भाई हमारे कुछ वो नहीं हुए, क्या कहते हैं कि हमने कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया। एंड आई बिलीव कि भाई हमने जो उनके जाके एयरबेसेस वगैरह अटैक किए वो इसीलिए किए क्योंकि परहैप्स हमारे पास एस्केलेशन डोमिनेंस नहीं थी। तो अब आपको ये ऑफ कोर्स आप ओपिनियन देना अपना इस चीज में कि भाई दो चीज के, एक तो ये थोड़ा टाइमिंग शेड ही नहीं लग रही इस अरे चीज सर, की? मैंने भी बताया ना, जॉनी गद्दार। आपको मालूम है कि कौन कल्प्रिट है? अब ये सब, ये जो जॉनी गद्दार है वो अपने आप को कैसे बचाएगा, ये सब उस प्लॉट ट्विस्ट है ये खाली। ऑल्दो जॉनी गद्दार वाज अ बेटर फिल्म देन इंडियन पॉलिटिक्स, तो वो आपको मालूम है कौन है। अब ये प्लॉट ट्विस्ट है, अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है। ट्रस्ट डेफिसिट बोलेंगे ना इसको, कि आप कुछ भी बोलो, हमें पता ही नहीं आप सच बोल रहे हो या नहीं। अच्छा, अपन ने इस सब बात की, हमने ये भी बात की कि भाई पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज वही शो करती थी जो अभी होता है, एंड फिर लोगों ने मैंडेट चेंज चाहा, एंड परहैप्स एक साइकिल है जो रिपीट होती रहती है। पर ये रूट कॉज क्या है? रूट कॉज क्या पॉलिटिशियंस हैं? रूट कॉज क्या हमारी हिस्ट्री है? रूट कॉज ऑफ व्हाट? रूट कॉज ऑफ जो देश में हो रहा है कि भाई करप्शन इतना ज्यादा हद पार। क्यों हम चाइना नहीं बन गए अभी तक? 40 साल पहले हम और चाइना सिमिलर थे, है ना? चाइना भी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कॉलोनी थी, जापानीज कॉलोनी थी, ब्रिटिशर्स आई डोंट नो वहां पे थे कि नहीं, पार्ट्स में तो थे, हांगकांग में तो थे ही थे। तो हम चाइना क्यों नहीं बन गए और चाइना क्यों इतने आगे निकल गया? हमें क्या ऐसी कमी रह गई? क्या हमारे नेता प्रॉब्लम है, या हमारी सोसाइटी प्रॉब्लम है, या रिलीजन प्रॉब्लम है, या द फैक्ट कि रिलीजन मेक्स अस सुपरस्टिशियस? बिकॉज मैंने आपके बाकी पॉडकास्ट भी सुने हैं, तो आपने वो मुझे पॉइंट बहुत बढ़िया लगा था, बिकॉज मैं भी कुछ सुपरस्टिशंस वगैरह में तो बिलीव नहीं करता और रिलीजियस भी उतना नहीं हूँ। क्या प्रॉब्लम है हमारे यहाँ? आई थिंक रिलीजन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चाइना में तो वो मसला नहीं है, हमारे यहाँ चाइना में भी, मतलब आई वुड नॉट कॉल इट एन आइडियल कंट्री। मतलब वहाँ पे भी कोई इतना ज़्यादा फ्रीडम, टायरनमेन स्क्वायर का इंसिडेंट आपको पता ही होगा, स्टूडेंट्स के ऊपर टैंक ही चढ़ा दिए थे। तो प्रॉब्ली नॉट एन आइडियल एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, बट हाँ हमसे आगे तो है ही, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, एज अ ग्लोबल पावर हमसे आगे। इनफैक्ट जयशंकर जो है मिनिस्टर, जो है फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने तो बोला है टीवी पे, कैमरा पे बोला है कि अब हम इतनी बड़ी सुपर पावर से पंगा नहीं ले सकते। ठीक है, और रिलीजन तो एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, लेकिन जो कि आज हमारे कंट्री में जो पिछले कुछ सालों में जो ये हेट्रेड का माहौल बना है ना, जो हमारी जो जितनी, जिसको हम पास्ट में जाके बोल रहे हैं कि हमारा पास्ट इतना ग्लोरीफाइड था, ग्लोरिफिकेशन बीच में ये आए, मुगल आए, फलाना आए, वो सब उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो पास्ट में वही देखता है जिसके पास फ्यूचर है ही नहीं देखने के लिए, फ्यूचर में ऑफर करने के लिए कुछ नहीं, वो पास्ट में पड़ा रहता है। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि हमारा पास्ट ग्लोरीफाइड था, बहुत ग्लोरिफिक पास्ट था हमारा, और सब कुछ था हमारे पास, पहली बात तो मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन क्या है, और दूसरी बात अगर था, ये तो मैं बोलूं कि मेरे परदादा के पास में करोड़ों रुपए की जायदाद थी, भाई मेरे पास अभी क्या है? क्या मैंने कमाया है? क्या मेरे पास क्या चीज़ है जिसको लेके मैं अपना जीवन अर्पण कर सकता हूँ, अपनी फैमिली का कर सकता हूँ, अपने दोस्तों की मदद कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं है ना। और वो मेरा फ्यूचर देने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है, तो पास का लारा लप्पा देती रहती है। और हमारे पास में जो जो भी कुरीतियां रही हैं, ठीक है, वो सब मैग्नीफाई हो गई पिछले कुछ सालों में, बिकॉज दे डोंट हैव अ फ्यूचर टू ऑफर। ठीक है, वो पास में आपको जाके रखना चाहते हैं। और आज की डेट में हमारे, जैसे मैंने बोला, हेट्रेड की मशीनरी बन चुका है, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहना बहुत आसान है, लेकिन कितना हो रहा है आपको भी पता है। उसका कितने % बजट सिर्फ एडवर्टाइजिंग में गया है, कितना एक्चुअली यूटिलाइज हुआ है वो भी आपको मालूम है। ठीक है, मिसोजिनी या क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, क्राइम अगेंस्ट आदिवासीज, क्राइम अगेंस्ट माइनॉरिटीज। ठीक है, जो कास्टिज्म, कास्ट एट्रोसिटीज डेली नई सुनने को मिल रही हैं। ठीक है, और उतनी भयानक जितनी 2000 साल पहले हुआ करते थे। तो इन सब का अगर आप रूट पूछे तो क्या है ना, आप अपने आप से ये सवाल करें, क्या जो आपकी सबसे छोटी यूनिट है एक सोसाइटी की, जो आपकी फैमिली, क्या ये यूनिट इन सब कुरीतियों से मुक्त है? क्या आपका परिवार, जो आपकी फैमिली, वो ऐसी है जिसके अंदर कोई
कम्युनलिज्म नहीं है, क्या वो सेकुलर है, ठीक है, क्या वो उसमें क्या मिसोजिनी है या नहीं है, क्या कास्टिज्म प्रैक्टिस होता है या नहीं है। अगर आपके घरों में वो हो रहा है ना किसी भी फॉर्म में, तो सोसाइटी का सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक वही, तो फाउंडेशन ही खराब है। तो रूट तो घर में है सर। आप कहीं पे भी जाके प्रोटेस्ट कर लो, जंतर मंतर पे कर लो, सड़कों पे कर लो, चौराहों पे कर लो, लेकिन घर में करो ना, वहां बदलो पहले। वही यूनिट सोसाइटी को बनाती है, वही यूनिट सरकारें चुनती है। सरकार भी तो इन्हीं घरों में से आती है सर। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह, मिनिस्टर्स वगैरह, वो भी तो इन्हीं घरों में से आ रहे हैं ना। इन्हीं घरों के लोग उनको वोट दे रहे हैं। अगर इन घरों में ही ये वैल्यू सिस्टम नहीं है तो लीडर्स में कहां से आ जाए। मतलब आप कह रहे हो कि इंडिविजुअल अपने हिसाब से सोचे, वो वाला सिस्टम नहीं है। अब आप कैसे होता है ना, हाँ। जब आप वोट देने जाते हो तो ऐसा तो नहीं खाली आप ही वोट दे रहे हो, घर पे डिस्कशन होता है। आपके घर वाले भी तो वोट दे रहे होते हैं ना, ठीक है। तो आप और उसका वो यही है कि जब आप छोटे हो गए, जब आप बड़े हो रहे होगे, आप अपने घर में अपने बड़ों से कुछ सवाल ही नहीं पूछते, आपने आज ये कैसे कर दिया, ये तो आपकी बात मुझे पसंद नहीं आई। नहीं, आप ये तो बोल ही नहीं सकते। बोल ही नहीं सकते ना। जब आप अपने माँ बाप को नहीं बोल सकते तो आप सडनली 21 सालों की सरकार को कैसे बोल सकते हो। आपको ये सिखाया गया कि यू कैन नॉट चैलेंज अथॉरिटी, यू हैव टू रिस्पेक्ट अथॉरिटी। तो फिर आप वही करोगे ना जो आपको बचपन में ठूसा गया दिमाग में। जब आप अपने माँ बाप से सवाल नहीं पूछ सकते, अपने बड़े बुजुर्ग से सवाल नहीं पूछ सकते जब वो गलत कर रहे हो तो, या तुम्हें गलत लग रहा हो तो सरकार से कैसे पूछोगे। फिर तो आप सरकार, तभी तो मोदी जी है, तभी तो रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो अथॉरिटी है। और हम अथॉरिटी से, हमारे संस्कार जिनको कहा जाता है ना, हमारे संस्कार के बड़ों से ना यार बहस नहीं करनी चाहिए। आप क्वेश्चन नहीं कर हाँ, सकते हो। बड़ों से सवाल मत, जवाब मत करो। बड़े हैं बस इज्जत करो, चाहे बड़ा कितना ही भी जो है ना 2 पैसे का आदमी हो। बिल्कुल। और मुझे तो ये बहुत लगता है ट्रू कि नो मैटर आपकी क्या एज हो जाए, हाँ, आप खुद 40 साल के होने वाले हो, पर आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, प्रश्न आप नहीं बिल्कुल पूछ सकते। क्वेश्चन नहीं पूछ बस। सकते। आपका खुद का दिमाग बन गया है, आपके खुद के बच्चे हो गए हो, खुद का परिवार हो गया हो, डजंट मैटर। पर बड़े ने बोल दिया तो वो तो सच्ची है, हाँ, सही है और एकदम। बड़े ही डिसीजन लेते हैं कि अब फलाने से शादी होगी, फलाने से ये होगा, ये रस्म ऐसे निभाई जाएगी, अब वो फलाने बाबा को वो करेंगे, बड़ों ने डिसाइड कर दिया, हमारे बड़े बड़े मानते हैं। तो वही तो सरकार के साथ भी तो हो रहा है ना। सरकार ने डिसाइड कर दिया कि अच्छा ये है, तो अब उसमें सच झूठ थोड़ी। जब आपके घर के बड़े आप पे झूठ थोपते हैं तो आप उसमें ढूंढते हो कि इसमें सच क्या है, झूठ क्या है। तो नहीं, उन्होंने कर ही बोल नहीं दिया, सकते। बोल मान। तो अब आप बताओ, जब आपकी परवरिश ही ऐसे सबमिसिव सिटीजन की तरह हो रही, अपने परिवार में जो आपका सबसे सिक्योर एनवायरनमेंट है, आप वहां सवाल नहीं पूछ सकते। सरकार के पास तो बड़े तरीके हैं, अगर आप सवाल पूछोगे तो आपको बंद करने के। 4 केस लगाएंगे, एक यूएपीए लगाएंगे, निकलोगे नहीं 10 साल तक बाहर आप। घर में तो जेल भी नहीं होती ना, घर में तो ज्यादा एक चमाट पड़ जाएगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये होगा। बाहर भी कितने ही घर वाले निकालेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप वहां ही नहीं पूछ पा रहे तो बाहर कहां से पूछोगे। मेरे हिसाब से तो रूट कॉज ये है, हमारी परवरिशें ऐसे होती हैं, सवाल मत पूछो। और डेमोक्रेसी में अगर जनता सरकार से सवाल ही नहीं पूछ सकती तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। फिर वो परिवार का ही कल्चर चल रहा है कि बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो तय कर लिया वो कर लिया। मैंने तो लड़की की शक्ल भी नहीं देखी, मेरे तो दादाजी तय करके आ गए थे, अब दादाजी की बात मैं नहीं टाल सकता, तो अब मैं तो शादी वहीं करूँ। तो ये बात मैंने भी फेस की है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने शादी इसलिए की क्योंकि माँ बाप चाहते थे। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, माँ बाप तो ये भी चाहते थे कि आईआईटी कर ले, लेकिन वो तो नहीं करा, शादी कर ली। एक संजय भाई, ऑडियंस को आपका यूट्यूब चैनल भी रेकमेंड करना चाहूंगा, जी जी। क्योंकि मैंने उसके कुछ एपिसोड्स देखे तो मेरे को तो बहुत ही टू द पॉइंट लगी। एंड जैसे कहते हैं ना कि वेरी इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग एट द सेम टाइम। मतलब वो उसमें आपको इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी अबाउट सोसाइटी, एंड जो आपका तरीका आर्टिकुलेट करने का मुझे तो पर्सनली बहुत ही सर, अच्छा ज्यादा लगता है। तारीफ हो रही है, ओवर एक्टिंग के पैसे घट जाएंगे। ओवर एक्टिंग नहीं, सही बोल रहा हूँ। हाँ। मैंने आपके मेजरली सुने भी है। एंड बिकॉज देखो, एक चीज होती है इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंट चीज, मतलब एक चीज होती है कि आप बता रहे हो इंफॉर्मेशन, एक चीज होती है उसको थोड़ा सा सटायरिकल तरीके से लिंक करना, जिससे आदमी ज्यादा इंग्रॉस होके देखता है। तो वो मुझे अच्छी लगी, तो आई वुड रेकमेंड टू द ऑडियंस कि आपका चैनल जरूर चेकआउट करें। द फोर्थ And- डायमेंशन चैनल का नाम है, विद संजय राजौरा। देखिए, उसमें मैं भारत एक मौज मैंने दोबारा शुरू किया है, उसमें वो भी करता हूँ मैं। और पसंद आए तो देखिए, नहीं पसंद आए तो यार आगे बहुत सारी चीजें देखने के लिए आपके पास। तो आप कहोगे आप थोड़ा काफी हद तक एक्टिविज्म कर रहे हैं फिर देश में? मैं कुछ नहीं कर रहा सर, मैं कोई एक्टिविज्म नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये
अपने तरीके से मैं बोल देता हूँ सर, मुझे बोलने की जरूरत है। अब एक्टिविज्म क्या ही करे, ये भी एक तरीके से अगर आप इसको एक्टिविज्म कह लो तो अलग बात है, बट मैं सिर्फ बोल देता हूँ, लिख लेता हूँ, भड़ास निकाल लेता हूँ थोड़ी सी, और मोरलेस मतलब आफ्टर अ पॉइंट आपको लगता है कि यार, बिकॉज देयर इज ओनली सो मच ऑफ स्ट्रेस दैट यू कैन टेक अबाउट दीज थिंग्स। एक जब भी सरकारें आके बोलती है ना कि हम और डेवलपमेंट करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे, इनफाइनाइट डेवलपमेंट नहीं हो सकती सर फाइनाइट रिसोर्सेज से। सरकारें आके अगर ये बोले कि हम आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाएंगे, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस बढ़ाएंगे, तो वो ज्यादा कैच वर्दी है, ठीक, कैचेबल है वो। और हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत नीचे है सर, और डेवलपमेंट तो क्या हो रही है आप देख ही रहे हो, सड़कें बनती हैं, पहाड़ टूट जाते हैं, गांव के गांव बह जाते हैं। दिस इज नॉट डेवलपमेंट, दिस इज डिस्ट्रक्शन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हो ही नहीं रही है, और जो हो भी रही है वो सॉर्ट ऑफ फॉर द अपर क्लास ही हो रही है। हाँ, ज्यादा मतलब शीशे की बिल्डिंगें बना दी, उसमें बेन खुल गया, उसमें अर्नेस्ट एंड यंग खुल गया, ये कौन सी डेवलपमेंट है? ओवरऑल सोसाइटी का तो अपलिफ्टमेंट है नहीं, और जब तक वो नहीं होगा तब तक मैं तो कहता हूँ जो हमारे अमीर दोस्त भी हैं उनके लिए, जो अमीर तबके की सोसाइटी में, कि भाई जब तक वो नहीं होगा ना आपको भी मजा नहीं आएगा एज अ सोसाइटी में रहने में। नहीं, ये अमीरी जो इनकी है ना, ये हमेशा नहीं चलेगी अगर ये ऐसे ही रायता फैलता रहे। एनार्की जब मचेगी ना तो विस्फोट होगा सर, बहुत डेंजरस होगा। तो शायद इनकी अमीरी ऐसी नहीं रहेगी। और ये जो लोगों का, जैसे ही मैंने बताया ना, मेरे लोगों के अंदर गुस्सा है, अभी वो गुस्सा किसी और की तरफ डायरेक्टेड है, बहुत जल्दी ये भी हो सकता है कि वो गुस्सा जो है ना अमीर की तरफ डायरेक्टेड। क्योंकि वो तो बोलते हैं इस टाइप की, जब तुम इतना बड़ा घर बना के रहते हो, तुमने इतनी जगह ले लिया, तो मेरे लिए तो कम रहेगा ही ना। तो ये गुस्सा बहुत डेंजरस चीज है, और आपकी सरकारें करवा रही हैं। आप अमीर को लग रहा है कि वो आज सेफ है, आज सिक्योर है। मैं गारंटी नहीं दे रहा कि हमेशा ही रहेगा। धमकी नहीं है, मतलब ये सोशल अंडरस्टैंडिंग है मेरी जी। आई कुड बी रॉन्ग। नहीं तो ऐसे रेवोल्यूशंस देखने को मिले ही हैं पूरी दुनिया में, तो और ये होते भी ही हैं। ये भी जो देखो, एंगर निकलने की फर्स्ट स्टेज ये है कि पहले तो आप किसी कमजोर में निकालते हो, फिर वहां से बढ़ते बढ़ते वो एंगर फिर उन पे निकलने लगता है जिसने वास्तव में आपका हक मारा है। और उसमें कौन आता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, थैंक यू संजय भाई, बहुत ही थैंक यू फॉर हैविंग मी सर, बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेटिव भी रहा। मजा आया सर। थैंक यू।